कि लोग अभी भी उनको पुश करना पड़ रहा है, कैंपेन्स चलाने पड़ रहे हैं। जैसे आपने बोला बहुत एड्स आते हैं, हम सब ने देखे हुए हैं, बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ को इन्वॉल्व किया जा रहा है। स्टिल नंबर इज़ 5% ओनली। सो इसका कारण ये है क्योंकि अब लोगों को ये समझ में आ गया कि पैसे को काम पे कैसे लगाना है धीरे-धीरे। वरना अगर हम पूरी ज़िंदगी भर खुद मेहनत करते रह जाएँगे तो हम कभी भी रिच या वेल्दी नहीं बन पाएँगे। गोल्ड में 2 ऑप्शंस हैं हमारे पास इन्वेस्टमेंट के, एक म्यूचुअल फंड्स हो गए गोल्ड और एक हो गया फिजिकल गोल्ड। तो बेस्ट ऑप्शन आपके हिसाब से क्या है? उसमें से आपका एक गोल होना चाहिए इमरजेंसी फंड भी, कि भई आज तो चलो नौकरी है तो 20,000 आ रहे हैं, तो नौकरी चली गई तो 6 महीने का जो खर्चा है वहाँ पे इमरजेंसी फंड में डाल के रखो। कहाँ रखना चाहिए इमरजेंसी फंड? सो इमरजेंसी फंड का मतलब पॉलिटिशियंस को आप देख लीजिए, उन्होंने कोई इंजीनियर नहीं है, बहुत सारे पॉलिटिशियंस तो इनफैक्ट जेल में जा चुके हैं, फिर भी उनकी फ़ैन फॉलोइंग देखिए, तो क्या स्किल है उनके पास। स्टार्टअप्स के फेलियर में एक बहुत बड़ा फैक्टर आता है उनका फंड मैनेजमेंट। तब उनको अपने फंड्स को मैनेज करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा आपके हिसाब से? हज़ारों लोग आपके बोल रहे हैं ये ले लो ये अच्छा है, कोई बोल रहा है क्रिप्टो ले लो ये अच्छा है, कोई बोल रहा है डायरेक्ट स्टॉक ले लो ये अच्छा है, कोई बोलता है आईपीओ में पैसा डाल दो ये अच्छा है। पैसा तो आपके पास लिमिटेड ही है, और चूंकि आपने सही रिसर्च नहीं किया तो हाफ बेक नॉलेज से आप कोई भी काम करोगे ना तो उसका तो परिणाम आपको भुगतना ही पड़ेगा। तो जब तक हमारी एक्टिव इनकम आ रही है तो ऐसा भी करते जाओ। जिस दिन एक्टिव इनकम बंद हो गई, कम हो गई और आपको पैसे की ज़रूरत है, दोनों चीज़ एक साथ बिल्कुल मत करो, नहीं करना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात है। जैसे इंडिया में जितने लोग हैं, एक एवरेज बजट है 20,000 रुपीज़। अगर हम इन्वेस्ट करना चाहता है कोई इंसान, उसके लिए सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी आपके हिसाब से क्या होगी? नमस्कार गजन जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन मिस्टिक इनसाइट्स। आपने टाइम निकाला और थोड़ा लंबा ट्रैवल भी किया, थैंक यू सो मच। माई प्लेजर। आपकी प्रोफाइल बहुत इंटरेस्टिंग है, और जब मैंने पढ़ा, आपको देखा, आप प्रिंट मीडिया से लेकर डिजिटल मीडिया सब जगह छाए हुए हैं, और इंडिया में भी आप टॉप 10 फाइनेंशियल एडवाइजर्स में आते हैं। तो ये जर्नी कितने साल पहले शुरू हुई, हमें थोड़ा सा बताइए। सो थैंक यू फॉर ये काइंड इंट्रोडक्शन। सो जो भी ये आप बताएं प्रिंट मीडिया, ये कभी प्लान था नहीं, ये जस्ट हो गया। मुझे हमेशा ये काम बहुत अच्छा लगा है, और 15 साल 20 साल से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, और ये बाई चांस आया हूँ इसमें। कोई ऐसा विजन नहीं था, कोई प्लानिंग नहीं थी। जब इस इंडस्ट्री में बॉम्बे आया शुरू शुरू में, और अ, जब एमबीए से हम निकलते हैं तो हमें लाइफ में क्लैरिटी नहीं रहती है 95% लोगों को। हम वो जॉब में जाना चाहते हैं जहाँ सबसे ज़्यादा पैसे मिलते हैं, बिल्कुल। क्योंकि इसी से समहाउ सोसाइटी आपको जज करती है कि आप सक्सेसफुल हो या नहीं। करेक्ट हो तो। कोई ये नहीं पूछता कि आपको क्या करना है। तो मैं भी इसी की कोशिश में था, बट जो हाईएस्ट पेइंग जॉब्स थे वो तो मिले नहीं, क्योंकि मेरे ग्रेड्स बहुत नीचे थे एमबीए में। ओके। तो फिर ये यूटीआई म्यूचुअल फंड कंपनी आई। तब तक मैं म्यूचुअल फंड के बारे में जानता नहीं था, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं आइडिया नहीं था। खाली मुझे जाना था कंसल्टिंग फर्म्स में, EY, KPMG, ये सब बड़े बड़े नाम लगते थे। ओके। और हर 20 स्कूल में सुनते थे ये कंसल्टिंग टॉप फर्म्स आती है, अच्छे पैसे देती हैं, एसी एनवायरनमेंट, वर्क, ट्रैवल नहीं करना है आपको, धक्के नहीं खाने हैं। सेल्स का काम है ना, बहुत ख़राब लगता है लोगों को, बिल्कुल। क्योंकि अरे धक्के खाने हैं, ऑफिस नहीं है, टारगेट्स होते हैं। बिल्कुल। तो ये सब थी। बट जब मैं बॉम्बे आया, जब ये काम शुरू किया, तब पता चला कि ये बहुत गैप है। और हम में कम से कम एक वो स्ट्रेंथ नज़र आया, मुझे स्ट्रेंथ नज़र आया कि भगवान ने आपको एक स्किल दी है कि आप ये चीज़ बहुत अच्छे से लोगों को समझा सकते हो, ओके। सिंपल तरीके से। तो ये चीज़ का प्रमाण मुझे पहले साल ही जॉब में मिल गया। लगने लगा कि मुझे भी अच्छा लग रहा है लोगों को बताने में, और लोगों को भी बहुत पसंद आ रहा है, समझ में भी आ रहा है, कनेक्ट कर पा रहे हैं। समझ में आ रहा है, कनेक्ट कर पा रहे हैं। सो इट इज़ मोर लाइक ए साइकोलॉजिस्ट वर्क विथ रिगार्ड टू देयर मनी, उनके फाइनेंसेस को समझना और उनको बताना। तो तब से मुझे ये क्लैरिटी आ गई कि ये इंडस्ट्री में काम करना है, यही लाइन है। मुझे अब जॉब या कहीं कुछ चेंज नहीं करना है, बट किसी न किसी दिन अपना काम करना है। क्योंकि जब आप किसी भी बड़ी संस्था के पार्ट होते हो तो आपको उनकी गाइडलाइंस, उनके नियम कानून, जो भी विजन है वो फॉलो करने पड़ते हैं। आप शायद उनसे अग्री करो नहीं करो, बट इफ़ यू आर पार्ट ऑफ दैट आपको करने पड़ते हैं। बट आप खुद की करते हो, यू आर योर ओन बॉस, यू डिसाइड कि क्या सही है क्या नहीं है।
तो देन आई सेड कि एक दिन मुझे अपना खुद का करना है। एंड जो हमने विजन किया था कि हम इस हिसाब से हमारी कंपनी बनाएगी कि सिंपल चीज़ें में डील करेंगे, लोगों को सिंप्लिसिटी से समझाएंगे, जहाँ हमारा खुद का कन्विक्शन है वही करेंगे, और जो हमें नहीं समझ में आता हम लोगों को कहेंगे कि हम नहीं करेंगे आपके लिए। ओपन कम्युनिकेशन रखेंगे, और फाइनली अगर इन्वेस्टर्स का फ़ायदा होता है, लोगों का फ़ायदा होता है, तो हमारा फ़ायदा अपना हो जाएगा। सीधी सी बात है। व्हाट इज़ गुड फॉर द क्लाइंट इज़ गुड फॉर द फर्म। करेक्ट। ये टीरो प्राइस कहते थे। तो ये फिलोसफी से हमने एटिका वेल चालू की थी 2009 में। 9 में। मी एंड माय ब्रदर हमने मिलके स्टार्ट किया। हमने सोचा नहीं था कि जर्नी वुड बी सो गुड, बट 15 साल हो गए आज उस जर्नी को। गॉड हैज़ बीन काइंड। वी आर वेरी लकी ऑफ दोज पीपल कि हमें जो पैशन है, हमारा पर्पस है, वो हम कर पा रहे हैं, उसके पैसे भी मिल रहे हैं। और आपने बताया प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, ये भी आपको एक Correct. दे रही है नेम, फेम। आई थिंक आई कुडंट हैव आस्क फॉर मोर। मतलब इससे ज़्यादा मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था लाइफ में। ये आपकी हम्बलनेस भी बता रही है कि आप है ना 2,500 करोड़ का कॉर्पस हैंडल करते हैं और आपने इतने सिंपली वर्ड्स में कह दिया कि लेकिन अच्छी बात है। आप अपनी इस जर्नी में आपने अपने ब्रदर का नाम लिया, बिल्कुल। तो आप एक हिंदू फैमिली, एक बिग है ना जॉइंट फैमिली का पार्ट रहे। इसका कितना रोल था इसमें, आपकी जर्नी में कितना रोल था? इसका सारा ही रोल है, क्योंकि मेरे से भी बहुत अच्छे लोग इस इंडस्ट्री में हैं, ओके। जो मेरे से पढ़ाई लिखाई में अच्छे हैं, जो मेरे से टैलेंट में अच्छे हैं, जो मेरे से ज़्यादा रिस्क भी ले सकते हैं। बट वो कहीं ना कहीं एक जगह लिमिटेड ग्रोथ में आगे रुक गए हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास वो सपोर्ट सिस्टम नहीं है जो मेरे पास है। तो हमारी इंडस्ट्री में जो वेल्थ मैनेजमेंट है, तो हम लोग अपने आप को बहुत लकी मानते हैं कि पूरे इंडिया में शायद हमारी वन ऑफ द वेरी फ्यू फैमिलीज होगी जिनके पास घर का होम ग्रोन इतना बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। तो मेरा रियल ब्रदर है जिसके साथ मैंने ये कंपनी चालू की। जी। 3 साल वो जब कंपनी चालू करके फिर वो आसाम हमारे ट्रेडिशनल बिजनेस में चला गया था। फिर अब वापस 12 साल बाद हमने उसको वापस बुला लिया है। और मेरा जो कज़िन है, चाचा जी का लड़का है, वो सुपर स्मार्ट इंटेलिजेंट है, तो वो तो है ही है। 3 तो हम लोग हो गए, फिर हमारी एक्सटेंडेड फैमिली भी बहुत बड़ी है। ओके। जैसे मेरे पापा के 5 भाई है, तो हमारी जॉइंट फैमिली हो गई। बट उसकी भी एक्सटेंडेड, मेरे दादाजी के भाई के बच्चे लोग, वो भी हमारी फैमिली में ही मानते हैं। तो उनके भी जो बच्चे वो भी है। तो ऐसा करके हमारे घर में ही 8, 10, 12 सुपर टैलेंट है। बहुत अच्छी। तो एक क्रिकेट टीम बना सकते हैं वेल्थ एडवाइजर्स की इस हिसाब से, बिल्कुल। 11 लोगों की होम ग्रोन। तो सोचो अगर आपको ये सुपर पावर आपके पास है, विजन राइट है आपका, इसमें विजन राइट होना बहुत ज़रूरी है। सब लोगों का सेम विजन होना बहुत ज़रूरी है। करेक्ट। अलाइनमेंट और एक पर्पस होना ज़रूरी है कि हमें इसको कहाँ लेके जाना है। तो फिर इट कैन वर्क मैजिक। और एक और है कि बीइंग मारवाड़ी, मतलब तो एंटरप्रेन्योरशिप तो अंदर हमेशा से ही से है। हाँ, है ना? खून में रहती है। हाँ, जो बनिया कम्युनिटी है, तो वो भी है, रिस्क टेकिंग बिल्कुल। है। बिल्कुल। बट हमने कभी भी ब्लाइंड रिस्क नहीं लिया है, हमने हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लिए है। जब जब हमें लगा ग्रोथ होती गई, हम टीम बढ़ाते गए, बड़ी ऑफिस लेते गए, बड़े डिसीजंस लेते गए। पर हमने कभी भी ऐसा नहीं लिया कि अरे अब 50 अचानक 20 ऑफिस खोल देते हैं, देखा जाएगा। वो भी राइट या रॉन्ग बाद में पता एक चलता। सिस्टम से चलेंगे। एक सिस्टम से चले हैं। हम्म। तो तो लाइफ हैज़ बीन वेरी गुड। और एक और बहुत अच्छा रहा है, अगेन ये सब चीज़ हम हाइंडसाइड में बोल सकते हैं। आई थिंक हम लोग राइट इंडस्ट्री में, राइट जगह पे, राइट समय, राइट टीम के साथ आए थे। 2009 में हम यहाँ आए। अगर कोई व्यक्ति इस इंडस्ट्री में 95 से लेके 2015 तक काम करता ना, वो बहुत मायूस रहता, क्योंकि इंडस्ट्री ग्रो ही नहीं हुई है। बट 2009 से 2014 तक कुछ नहीं हुआ। बट 2014 से लेके आज तक अगर आपने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का ग्रोथ देखा है, मैं हाँ, ये लास्ट 10 ईयर्स में बहुत अच्छा, बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, आप जो आपने सही वर्ड यूज़ किया, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, राइट, बहुत रैपिड आया है। और ये एक बहुत बड़ी केस स्टडी भी बन चुका है आज। बहुत सारे दूसरे देश भी इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। और ये पहली बार हमने ये इंडस्ट्री देखी है जहाँ पे बाकी सब इंडस्ट्री के चेयरमैन वगैरह डरे, बैंकिंग के आरबीआई गवर्नर
कह रहे हैं कि सारे लोग बैंक से पैसा निकाल के म्यूचुअल फंड में डाल रहे हमेशा हैं, मन डाक रहे हैं। ये हम अपने लाइफ टाइम में कभी सोच भी नहीं सकते थे कि बिल्कुल। ऐसा कभी दिन आएगा। हाँ, जितना क्योंकि जितना मैंने देखा है कि पहले लोग अपने फंड्स को हमेशा एक जगह पे इकट्ठा करके रखना, और जैसे खासकर जैसा गोल्ड में इन्वेस्ट करना, इस तरीके से उसका, लेकिन आजकल लोग अपना पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं, तो मूव पहले कर रहे हैं। पहले क्या होता था, पहले किसी भी व्यक्ति के पास उसने म्यूचुअल फंड में डाले, बहुत अच्छा रिटर्न आ गया, बहुत पैसा बन गया, वो निकाल के प्रॉपर्टी खरीद लेता था हाँ, 15-20 साल पहले। करेक्ट। हाँ, फिर वापस डालना चालू करता, फिर एक बड़ी रकम होती, प्रॉपर्टी खरीद लेता था। बिल्कुल। तो हर बार हम्म, वो जो अच्छे पेड़ है उसको काट के वापस डाल दिया, उसको लगता प्रॉपर्टी रियल चीज़ है। हाँ, तो ये पहले था। फॉर द फर्स्ट टाइम हम अब देख रहे हैं लोग अपनी प्रॉपर्टीज़ को बेच के म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं। अब उनको समझ में आएगी कि मेरे पास 4 प्रॉपर्टी है, इसको मैनेज करना बहुत मुश्किल है, रिटर्न्स भी नहीं आ रहे हैं, उन्होंने देख लिया 10, 12, 15 साल। और अब जब उनको म्यूचुअल फंड की कहानी समझ में आ रही है तो वो उल्टा कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं कि लोग अपना प्रॉपर्टी बेच के टैक्स भर रहे हैं, दूसरी प्रॉपर्टी नहीं खरीदे। वरना लोग क्या करते हैं, एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं, उसको बेच के दूसरी खरीदते हैं क्योंकि टैक्स बच जाता है। अब ये भी देख रहा हूँ कि लोग बोलते हैं नहीं मैं टैक्स देने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे वापस प्रॉपर्टी में नहीं डालना, मैं थक गया हूँ, एक जिसमें रह रहा हूँ वो ठीक है, अब मुझे और नहीं संभालना है। तो उल्टा आ रहा है, और ये और भी आएगा, बहुत बड़े लेवल पे आएगा जब जब अवेयरनेस बढ़ेगी। सेम चीज़ हम देखते थे कि पहले लोग जैसे ही थोड़ा ज़्यादा अगेन रिटर्न्स होता था तो बीच, अच्छा म्यूचुअल फंड अच्छा कर रहा है लेकिन बिजनेस में पैसों की जरूरत पड़ी, कुछ और हुई तो यहाँ से निकाल लो, ये सबसे पहले विजिबल होता था। लोग अपना LIC नहीं तोड़ते थे, PPF नहीं तोड़ते थे, करेक्ट, बैंक की FD भी नहीं तोड़ते थे, बिल्कुल नहीं। लेकिन म्यूचुअल फंड सबसे पहले तोड़ देते थे। अब वापस लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, जो चीज़ सबसे ज़्यादा रिटर्न दे रही है उसको लास्ट में टच करो, जो चीज़ मेरी सब ऑप्टिमल है उसको निकालो पहले। तो लोग अब FD तोड़ते हैं कि भाई मुझे आज इमरजेंसी में पैसे चाहिए, म्यूचुअल फंड मुझे 12% दे रहा है, ये 6 दे रहा है, तो मैं 12 वालों को क्यों तोड़ूं, ये भी समझ में आ रहा है। और म्यूचुअल फंड में कहीं ना कहीं कंपाउंडिंग का जो बेनिफिट जोड़ रहा था, वो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को विड्रॉ करके बुरी तरह से, मतलब उसको खत्म कर देते खत्म ना, कर देता है। खत्म कर देते तो आपको जर्नी में रिजल्ट ही नहीं दिख रहा था। अब जो विश्वास आ रहा है म्यूचुअल फंड सही है, कैंपेन जो है इंडस्ट्री ने कोविड के बाद खासकर जो फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स हुई है, घर लोग बैठे थे तो, और ये पॉडकास्ट का जो ट्रेंड निकला है, हमारे टाइम में 20 साल पहले ये सब कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी, कोई एजुकेशन नहीं था, हमने जो भी गलतियाँ की है खुद से सीखी है। अब सारा कंटेंट ऑनलाइन है, सब कुछ ऑनलाइन। सब कुछ ऑनलाइन है। अब ज़्यादा वाली प्रॉब्लम है कि इतना ज़्यादा कंटेंट हो गया कि हमें समझ में नहीं आता कौन सा राइट है, कौन सा राइट नहीं है, किसको मैं सही मानूं, नहीं है, बट कम से कम कंटेंट है। तो मुझे लगता है कि आने वाले 20 सालों में ये ग्रोथ और भी बहुत हाई लेवल पे जाएगा, क्योंकि आज हमारी जो कंट्री की पोजीशन है, हम इस लेवल पे कि यहाँ से हम बहुत अच्छा ही करेंगे अगले 15-20 सालों में। तो अगर आपका देश अच्छा करेगा इकोनॉमिकली, आर्थिकली, तो इंडस्ट्रीज अच्छा करेंगी, सेक्टर्स अच्छा करेंगे, कंपनीज अच्छा सबके करेंगे, रिटर्न्स बेटर तो होंगे। रिटर्न्स बेटर होंगे। तो हम सनराइज कंट्री हैं एक हिसाब से, ग्रोथ पाथ में सनराइज इंडस्ट्री में हैं। और अब लोगों को ये समझ में आ गया कि पैसे को काम पे कैसे लगाना है धीरे धीरे। वरना अगर हम पूरी ज़िंदगी भर खुद मेहनत करते रह जाएंगे तो हम कभी भी रिच या वेल्दी नहीं बन पाएंगे। और साथ साथ में पैसों को काम पे लगाना है, तो मुझे लगता है 20-25 साल आने वाले टाइम बहुत ही बेहतरीन दिख रहे हैं। आपने अभी ग्रोथ बोली, जैसे कि पिछले 10 सालों में बहुत ज़्यादा तेज़ हुई। इसका जैसा आपने बोला कि बाहर के लोग स्टडी भी कर रहे हैं, सबसे मेन रीज़न आप किसे मानते हैं कि इन 10 सालों में इस वजह से हुआ? देखिए, सबसे मेन रीज़न तो टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी ने बहुत सारा काम आसान कर दिया। जब मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन की थी ना, अगर आपको SIP करनी थी तो आपको 12 चेक्स मिनिमम फाड़ के हर चेक में नाम लिखो। ओके। और अगर आपको 2 साल की SIP करनी है तो 25 चेक, एक चेक बुक में 20 चेक ही होते हैं, 20 चेक होता है। 25 चेक होते हैं, तो वो इतने लिफलेट होते नहीं थे। तो आप मुझे चेक देंगे, मैं वो म्यूचुअल फंड कंपनी को दूंगा, वो जमा करके रखेगी चेक, हर महीने वो एक चेक बैंक को प्रेजेंट करेगी। और देखिए, इस इंडस्ट्री में जो सबसे बड़ा इन्वेंशन हुआ है, जो सबसे सही काम हुआ, वो SIP हुआ है। क्योंकि SIP ऑटोमेटिक हो गई, आपने 12 चेक दे दिए, अब आपका कंट्रोल नहीं है। अगर मैं ये बोलूँगा नहीं आप एक काम करो, हर महीने मुझे एक एक चेक देना और हम डालेंगे, तो ना आप देते थे ना मैं ले पाता था। करेक्ट है, वो एक फिजिबल मेथड नहीं। फिजिबल नहीं था। मार्केट ऊपर चला गया, आप बोलते हो नहीं नहीं अभी रहने दो, क्योंकि आपने कमिट कर दिया, चेक म्यूचुअल फंड के पास आ गए तो डालेंगे डालेंगे, तो इसी चक्कर में आपका पैसा निवेश हो गया। तो मेरे दिमाग में
पिछले 20-25 सालों में जो सबसे बड़ा इन्वेंशन है वो SIP का है। इससे आपकी इन्वेस्टिंग ऑटोमेटिक हो गई है। तो SIP बेस्ट हो गया। उसका टेक्नोलॉजी आने के बाद ये चेक का भी मैटर खत्म हो गया। आप ECS मैंडेट होता है उसको कर लो, तो उससे हो गए। अब तीसरा क्या हो गया, लमसम भी हो गया। अगर मैंने आपका वन टाइम मैंडेट कर दिया म्यूचुअल फंड में 50 लाख का 10 लाख का, अब आपको नेक्स्ट टाइम इन्वेस्ट करना है ना, तो आप एक बटन दबाओ, आपका इन्वेस्ट हो जाएगा। आपको NEFT, RTGS, UPI कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपके बैंक से निकल जाएगा। तो बिकॉज ईज ऑफ इन्वेस्टिंग हो गया, KYC सब कुछ ऑनलाइन हो गया, और दुनिया में आप कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हैं। पहले तो हर बार आपको फॉर्म भरना पड़ता था, साइन, अब वो सब कुछ नहीं रहा। तो टेक्नोलॉजी हैज़ बीन द बिगेस्ट गेम चेंजर, और हमारे लिए सबसे बड़ा बिगेस्ट गेम चेंजर हुआ कोविड के बाद जूम, ऑनलाइन कनेक्टिविटी और बेटर हुई। सपोज आप नोएडा में रहते हैं, मैं बॉम्बे में रहता हूँ, 2015 में मिले होते, करेक्ट, कहीं कोई पार्टी फंक्शन में मिले होते, और आप बोलते कि अरे मैंने सुना आप ये एडवाइस करते हैं, मुझे आपसे मिलना है, तो मैं क्या कहता, ये तो आप बॉम्बे आ जाओ, ये मैं दिल्ली नोएडा आऊँगा तो मिलूंगा। बिल्कुल। तो जब तक हमारा मिलना नहीं होगा तब तक बात ही नहीं बढ़ेगी, क्योंकि ऐसा हम कभी सोच नहीं सकते कि फ़ोन पे बात करके पेपर वर्क करके हो जाएगा, कॉन्फिडेंस नहीं आता। अब तो ऐसा हो गया कि नोएडा में ही आप एक सेक्टर में हो, मैं दूसरे सेक्टर में हूँ, आधा घंटे का डिस्टेंस है, तो आप बोलो एक काम करते हैं ना, जूम पे आ जाते हैं, कौन फिजिकल मिलेगा, समझ लेते हैं, और सब चीज़ ऑनलाइन है, कर लेते हैं। बिल्कुल। टेक्नोलॉजी टू माई माइंड हैज़ बीन द बिगेस्ट। टेक्नोलॉजी के द्वारा हम एजुकेशन भी कर पाए हैं, अगेन थैंक्स टू दिस पॉडकास्ट मीडियम। अब इसी की बात कर लीजिए, आपने मुझे बताया सोशल मीडिया एंड प्रिंट मीडिया में सक्सेस, तो मैं ये सेमिनार पिछले 15 साल से कर रहा हूँ, ये स्टोरी, ये सेम चीज़ मैं 15 सालों से बता रहा हूँ, कम से कम मैंने 500 से 1000 बार रिपीट कर चुका हूँ, तो मेरे लिए तो कोई नई नहीं है। बिल्कुल। बट उस वक्त मैं 100, 200, 500 लोगों को रीच कर पाता था। मैं न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स भी लिखता था, ब्लॉग्स भी लिखता था। इंडिया के एक बहुत बेहतरीन न्यूज़पेपर है मिंट, उसके लिए भी मैंने कॉलम्स लिखे हैं, बट उसको कितने लोग पढ़ते हैं फिर भी, 5000, 10,000, 20,000 लोग, और वो भी इंग्लिश स्पीकिंग, क्योंकि वो इंग्लिश न्यूज़पेपर था। तो आप पूरी जनता तक तो पहुंचा ही नहीं पाए। बट ये द फर्स्ट टाइम ये जो पॉडकास्ट का माध्यम आया है, इसके कारण अब हम जो ट्रैक्शन देख रहे हैं, पूरे विश्व में लोग आपको वॉच कर सकते हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो चाहे कनाडा हो, लोगों को समझ में आ रहा है, और लोग सीखने के बाद दे कम बैक एंड रीच आउट टू यू कि भाई मुझे इसमें क्वेरी है, आप बताओ, लिंक्डइन के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, तो देयर इज अ टू वे कम्युनिकेशन ऑल्सो। तो मेरे हिसाब से दिस हैज़ बीन द बिगेस्ट गेम चेंजर इन द लास्ट 10 years। ईजीनेस तो किसी भी प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, Yes। और रीच आउट कहीं ना कहीं। और देखिए प्रोडक्ट तो सिंपल था ही, पहले से सिंपल था, राइट। बट बहुत सारे फ्रिक्शंस थे जो टेक्नोलॉजी ने सॉल्व कर दिए। तो और भी मुझे लगता है आने वाले टाइम पे और बेहतर होगा, कुछ ना कुछ और तरीके से आएगा, पॉइंट। तो इससे और स्केल अप कर पाएंगे। बट इतना कुछ करने के बाद भी आज भी हमारे देश में 5% लोग यही कर पा रहे हैं। ये मेरा मतलब, ये भी मेरा एक बहुत बड़ा कंसर्न जो मैंने देखा भी अभी, कि लोग अभी भी उनको पुश करना पड़ रहा है, कैंपेन्स चलाने पड़ रहे हैं। जैसे आपने बोला म्यूचुअल फंड सही है, ये बहुत एड्स आते हैं, हम सब ने देखे हुए हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को इन्वॉल्व किया जा रहा है, स्टिल नंबर इज़ 5% ओनली। सो इसका कारण ये है क्योंकि ये गारंटेड प्रोडक्ट नहीं है। देखो जहाँ कोई गारंटी नहीं है, करेक्ट। तो वहाँ लोगों को डर लगता है। और FD हो गई, ये प्रॉपर्टी हो गई, तो प्रॉपर्टी में क्या होता है, गारंटीड वहाँ भी नहीं है, लेकिन आदमी को एक है ना, हज़ारों साल पुरानी चीज़ है ये। गोल्ड में भी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हज़ारों साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। प्रॉपर्टी और गोल्ड का हज़ारों साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, तो लोगों को लगता है कि यार इसके दाम तो कम नहीं होंगे, तो इसलिए वहाँ समझाने की ज़रूरत नहीं है। FD मालूम है गारंटी रिटर्न है 6% ही, लेकिन मालूम है सरकार गारंटी दे रही है। लोगों को ऐसा लगता है कि हमारा पैसा बढ़ रहा है, भले कम बढ़ रहा है लेकिन बढ़ रहा है। बढ़ रहा है, ज़ीरो नहीं हो जाएगा, कम नहीं हो जाएगा, बट म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट ज़ीरो हो सकता है। उनको ऐसा लगता है, ये उन्होंने अपने आसपास के लोगों को पैसे खोते देखे हैं। बहुत कम उन्होंने स्टोरीज आसपास में देखी है कि जिससे इन्होंने बहुत बड़ी वेल्थ बनाई है। इसीलिए तो आज जब भी इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट की बात है, हम 2-4 का ही नाम जानते हैं ना स्टॉक मार्केट में, राकेश झुनझुनवाला, रामदेव अग्रवाल, ऐसे 2-4 नाम ही हैं, बट आप आसपास में देखोगे तो बहुत लोगों ने पैसे खोए हैं। तो आपका मन क्या करता है, नहीं भाई ये अलग चीज़ है, हम नहीं सकेंगे। तो इसीलिए 50-40 साल लग गए। बहुत शायद हमने कहीं गलतियाँ भी की एज ए इंडस्ट्री, एज ए बॉडी, क्योंकि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है लेकिन हमने मैसेज सही नहीं दे पाए। बट अब जो मुझे ट्रेंड लग रहा है, अब लोग समझदार हो चुके हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत बड़े रूप में आ रही है, तो अब लोगों को समझ में आई है कि ये चीज़ सही है, इसमें गारंटी रिटर्न नहीं है, बट अगर हम समय देंगे,
10-15 साल समय देंगे तो रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। और धीरे धीरे अब ऐसा होगा ना कि आपको अच्छा लगा, आपने एक्सपीरियंस किया, तो आप अपने आसपास के लोगों को बताओगे, फिर वो मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा। इससे बढ़िया माउथ वर्ड ऑफ माउथ कहीं नहीं हो सकता है कि जो कस्टमर खुद एक्सपीरियंस करके हज़ारों लाखों लोगों को बताए ना, तो फिर ये ऑनलाइन वर्ल्ड ये सब की इतनी ज़रूरत ही नहीं इतनी पड़ेगी। ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, मुझे लगता है किसी भी कंपनी की सक्सेस में वर्ड ऑफ माउथ ही काम आया हमेशा से, चाहे वो किसी भी तरीके का हो, चाहे किसी वो भी डिजिटल तरीके का हो। फेसबुक भी क्यों ना हो। हाँ, अगर आपने अकाउंट बनाया तो आपने मुझे पुश किया कि तुम भी बना लो। हाँ। तो किसी प्रोडक्ट को अगर सक्सेसफुल करना है तो वर्ड तो ऑफ माउथ तो ज़रूरी प्रोडक्ट है। हैज़ टू बी स्ट्रांग। करेक्ट। प्रोडक्ट अगर अपने आप स्ट्रांग है हाँ, ना, तो कहीं न कहीं फिर उसकी कहानी अपना मार्केटिंग होगी, और वो हो रहा है एक और तरीके वो से। हो रहा है आज की डेट में। तो जो देखिए आज 5 करोड़ है, लेकिन लास्ट का 1 करोड़ नंबर 1 साल में जुड़ा है अभी। हुँ। स्पीड अब देखिए जो आप। अब इसमें भी इवन एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ हम आप वो देखेंगे अब। एक्सपोनेंशियल आप यहाँ देखोगे। तो ये भी एक चक्रवर्ती ब्याज है, जो एफर्ट्स आज जैसे मैंने 500 सेमिनार्स किए हैं आज तक, तो उसका रिज़ल्ट मुझे अब दिखने को मिल रहा है, करेक्ट, करेक्ट। राइट? अब कोई नई इस इंडस्ट्री में आता है, वो सोचेगा कि मुझे उसको भी तपस्या करनी पड़ेगी 5 साल, 10 साल। वो ठीक है, मुझे 15 साल लगे तपस्या करने में, उसको लेकिन 5 साल तो करना ही जब पड़ेगा। 5 साल तो नहीं मारा। बट ग्रोथ आनी है। लेकिन वो ग्रोथ का मज़ा आप या ग्रोथ का फ़ायदा तभी उठा सकते हो अगर आप कन्विंस्ड हो कि ये सही इंडस्ट्री है, सही ग्रोथ मतलब सही प्रोडक्ट है, और आपका विज़न होना चाहिए कि ये बहुत ऊपर जा सकता है। बहुत लोग आज भी इसको क्वेश्चन मार्क करते हैं। बिल्कुल, अभी भी बहुत। हाँ, बहुत लोग क्वेश्चन मार्क करते हैं कि नहीं, ये तो शॉर्ट टर्म फिनोमेनन था, इसमें गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देगी तो क्या होएगा? मार्केट्स अगर डाउन चले जाएँगे तो क्या होगा? ठीक है, ये सब शॉर्ट टर्म स्पीड ब्रेकर्स है, ये आते रहेंगे। बट लॉन्ग टर्म मैं एक ही चीज़ मांगता हूँ, देखो जब तक इंसान लाइफ में पैसे कमाना नहीं बंद करेगा, हम जब तक जिंदा तब तक पैसे कमाते रहेंगे। पैसे तो नीड है हम। नीड है, हम कमाएंगे तो हमें केमिकल डालना पड़ेगा, तो आप 3-4 ऑप्शन देखोगे। तो अगर आप समझदार हो तो आप वही ऑप्शन चूज करोगे जो सबसे बेहतरीन है, इफेक्टिव है, जिसके अंदर सारे प्लस माइनस का अगर हम ले तो पॉजिटिव ज़्यादा है। मुझे नहीं लगता है कि और कोई प्रोडक्ट इसके सामने दूर दूर तक आता है। मैंने तो 20 साल इस लाइन में हर चीज़ देखी है, हर चीज़। मुझे अभी तक किसी ने कन्विंस नहीं कर पाया कि इससे बढ़िया फॉर ए कॉमन मैन कोई है जो लॉन्ग टर्म में वेल्थ बना सकता है। टैक्स एफिशिएंसी है, वेल रेगुलेटेड है, डाइवर्सिफिकेशन है, ट्रांसपेरेंसी है, लो कॉस्ट है, सारी चीज़ें हैं इसमें। तो इट्स टू गुड टू बी ट्रू, दैट काइंड ऑफ थिंग, बट दिस इज हाउ इट इज एक्चुअली। सिंपल प्रोडक्ट्स आर सपोज टू बी द बेस्ट थिंग। तो आज 5% है, मुझे लगता है आने वाले 10-15 सालों में ये 20-25% तक आराम से जा सकता है। आपने अभी प्रॉपर्टी का नाम लिया, आपने एफडी का भी नाम लिया। हम इसे अभी 3 सेक्टर में डिवाइड करके समझते हैं। एक हो गया म्यूचुअल फंड, एक हो गया स्टॉक मार्केट और एक हो गया रियल एस्टेट अपना। ठीक है। तो आपके हिसाब से सबसे जो बेस्ट और सबके लिए जो हर लेवल का इंसान अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकता है, वो म्यूचुअल फंड से है। क्योंकि म्यूचुअल फंड जो ये जो व्हीकल है ये बनाया है उसी हिसाब से था कि 500 रुपए से आप शुरुआत कर सकते हैं और 500 करोड़ भी आपके पास है तो भी डाल सकते हैं। और इसमें आपको खुद को इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। प्रोफेशनल फंड मैनेजर होते हैं जो आपका पैसा मैनेज कर रहे हैं, राइट? तो आपको कौन सा स्टॉक खरीदना है, कौन सा निकालना है, वो देखने की ज़रूरत नहीं है। प्रोफेशनल एडवाइजर्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं जो आपकी ज़रूरत के हिसाब से कौन सी चीज़ राइट है वो आपको गाइड कर सकते हैं। तो आप जो आपका काम है, मुख्य काम, जो भी आप लाइफ में अर्निंग करते हैं उस पर फोकस कीजिए। पैसे कमाने पे फोकस कीजिए। पैसा आपका कोई मैनेज कर रहा है अच्छे से। तो आपको ये पढ़ाई लिखाई, ये कोर्स इतने करने, ठीक है, आपको एक बेसिक फाइनेंशियल लिटरेसी मालूम होनी चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है, किस गोल के लिए जा रहा है, कितने क्यों टाइम जा रहा है, क्यों वही जा क्यों रहा जा है, रहा है। उसमें रिस्क क्या है, उसके प्लस माइनस क्या है, हम्म। उसकी कॉस्ट क्या है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। बट उसके ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है आपको कि उसने क्या स्टॉक खरीदा, क्या नहीं खरीदा। वो अपना काम कर रहे हैं ना, उसको अपना काम करने दो। और आपको भरोसा होना पड़ेगा, ट्रस्ट होना पड़ेगा, क्योंकि रिजल्ट आज 6 महीने बाद, 1 साल बाद नहीं, रिजल्ट 5-10 साल बाद 5-10 साल बाद आएगा। तो अगर इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो म्यूचुअल फंड सबसे अच्छा है, क्योंकि म्यूचुअल फंड बनाए कॉमन मैन के लिए था। ये व्हीकल सुपर अमीरों के लिए नहीं था। सुपर अमीरों के लिए और बहुत सारे व्हीकल्स हैं, बट ये जो व्हीकल है, इसीलिए तो एंट्री फीस, एंट्री बैरियर 500 या 100 रुपये, अभी सेबी 250 रुपये की इन्वेस्टमेंट की बात कर रही है।
₹250 250 रुपये पर मंथ से आप कर सकते हो। मुझे तो लगता है भिखारी भी कर सकता है फिर तो। बिल्कुल। बहुत मतलब एक ऐसा अमाउंट है जो आज की डेट में मुझे लगता है कि अब लोग ऐसा कोई मतलब मैक्सिमम लोग आजकल फ़ोन अफोर्ड कर पा रहे हैं। हम हर महीने ₹250 का रिचार्ज अफोर्ड कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम इन्वेस्टमेंट अगर हम इंटरेस्टेड है तो ₹250 कोई भी दे सकता है मतलब। 250 रुपये कोई दे सकता है, और मैं तो बोलता हूँ हर बच्चे को समझाना चाहिए, बच्चों से शुरुआत कराओ। जब बच्चों को हम फ़ोन पकड़ा देते हैं आजकल, 6 साल के, 7 साल के, 8 साल के बच्चे को, 10 साल के बच्चे को, फिर वो यूपीआई समझने लग गया, तो म्यूचुअल फंड क्यों नहीं, उसको समझाओ। वॉरेन बफेट आज से 90 साल पहले 10 साल की उम्र में निवेश करना शुरू किए थे। जब तक तो इतनी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस भी नहीं थी। आज तो सब कुछ है, तो क्यों नहीं। क्यों नहीं? तो ये माइंडसेट की बात है, और ये एक स्किल है जो मेरे को लगता है हर देखिए, लाइफ स्किल्स होती हैं ये। चाहे पैसे मैनेज करना, पैसे कैसे अर्न करते हैं वो तो चलो हमें स्कूल सिखा सकता है कि आप इंजीनियरिंग करोगे तो ये पैसे अर्न करोगे, मेडिकल साइंस करोगे तो आप ये करोगे, वो कैसे, बट कैसे मैनेज करना वो स्किल्स भी आनी चाहिए। बहुत सारी कॉलेजेस स्कूल्स लाइफ स्किल्स नहीं सिखाती, कम्युनिकेशन स्किल्स, जो मुझे लगता है दुनिया में जो सबसे बड़ी स्किल है दुनिया में, वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। करेक्ट। आई एम श्योर आप अग्री करते होंगे। पॉलिटिशियंस को आप देख लीजिए, उन्होंने कोई इंजीनियर नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। बहुत सारे पॉलिटिशियंस तो इनफैक्ट जेल में जा चुके हैं, कितनी बार क्राइम कर चुके हैं, फिर भी उनकी फ़ैन फॉलोइंग देखिए। तो क्या स्किल है उनके पास? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन स्किल्स। उनको पता है क्या स्टोरी कहाँ बोलनी है, राइट? तो इट्स अ ग्रेट आर्ट, राइट? तो ये सबसे बड़ी स्किल है, ये हर बच्चे को आनी चाहिए। फाइनेंशियल स्किल्स, लाइफ स्किल्स की, इमरजेंसी में कहीं फंस जाओ तो कॉमन सेंस कैसे लगा के काम करना चाहिए, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो फायर फाइटिंग हो, चाहे वो अर्थक्वेक हो। आज आप 90 बच्चों को पूछ लीजिए, 100 में से 90 बच्चों को पता नहीं अर्थक्वेक घर में आ जाए तो करना क्या है। करना क्या है, ये बात सही है। सिविक सेंस की बहुत कमी है। बहुत कमी है। अरे हम बेसिक लेन ड्राइविंग की स्किल्स नहीं जानते हैं। गाड़ियाँ चला तो सब रहे हैं, लाइसेंस सबके पास है, लेकिन आप 10 टेक्निकल सवाल पूछ लो एज ए ड्राइवर, आपको क्या करना चाहिए, आपको नहीं पता। करें। तो ये लाइफ स्किल्स समझना बहुत ज़रूरी है, और जितनी जल्दी हम ये चीज़ को समझ सकें उतनी हमें आगे दिक्कतें कम आएंगी। इससे मतलब एक तरीके से है कि हमें अर्ली इन्वेस्टमेंट को कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमको 10 टू 15 ईयर्स में 100% एक अच्छी वेल्थ अचीव हो सकती है। हो सकती है। तो अर्ली इन्वेस्टमेंट भी उतनी ही ज़रूरी है, क्योंकि जितना आप जब से भी शुरू करेंगे तब से आपको एक लॉन्ग टाइम तो देना ही पड़ेगा। देखिए, आज चाइना में ना 3 साल के बच्चे, 2 साल 4 साल के बच्चों को ओलंपिक्स के लिए प्रिपेयर किया जाता है। स्टार्ट अर्ली। हम बहुत लेट हो जाते हैं। हम 7 8 9 10 में ना हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना हमारे पास वो अभी तक उतना सोसाइटी में वो एक्सेप्टेंस है कि नहीं बच्चों को स्पोर्ट्स में भेजो। कंपैरेटिवली हम सब पढ़ाना चाहते हैं, पर चाइना में तो वो खाली तैयारी वैसे करते हैं। तो एक विजन होता है, तो जितना जल्दी आप शुरू करोगे उतना फ़ायदा देखिएगा, रिजल्ट्स आएंगे। तो एटलीस्ट कम से कम फाइनेंस, जो कि इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, तो हम बच्चों को पढ़ाएं, सिखाएं। जितना जल्दी वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाएंगे और जितना जल्दी वो पैसों की वैल्यू समझेंगे। देखिए, फाइनेंस जब आप सिखाते हो ना, तो खाली इन्वेस्टमेंट करना नहीं सिखाते हो। जब आप फाइनेंस सिखाते हो ना, तो उस बच्चे को पैसे की वैल्यू भी पता चलती है। ये बात सच है। आज नहीं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, पापा मुझे आईफोन चाहिए, बेटा 10वीं पास किया है या बेटी पास की है, आईफोन चाहिए। पेरेंट्स भी इजी है, लो ले लो। और क्या लॉजिक देते हैं, मेरे सारे दोस्तों के पास है, तो उसको वैल्यू नहीं पता। अगर आपने उसको इन्वेस्टमेंट करना सिखा दिया, सब कुछ सिखा दिया, इन्फ्लेशन क्या होता है, महंगाई क्या होती है, तो शायद उसको वैल्यू पता होगी। शायद वो खुद ही मना कर दे फिर तो। शायद वो खुद ही मना करते हैं। ऐसा अर्ली स्किल सेट इसको जोड़ने के लिए अपनी लाइफ में कैसे एक एक बिगिनर इंसान जिसको अभी कुछ भी नहीं पता लेकिन वो इंटरेस्टेड है, या कोई अपने बच्चे के लिए करना चाहता है कि उससे भी पता पड़े, तो कहाँ से शुरू करना सबसे बेस्ट आपको लगता है, सबसे इजी और सबसे बेस्ट तरीका कि ये करना चाहिए? देखिए, आज के डेट में बेस्ट तरीका तो आपके फ़ोन पे है। आप और कुछ नहीं तो फ्री में 3-4 पॉडकास्ट ये सब देखोगे तो शुरुआत होगी। आप राइट रॉन्ग तो बाद में पता है, वो लक पे डिपेंड करता है आपने कौन सा देखा, क्या देखा और उससे किस डायरेक्शन में घुस गए। बट कम से कम बेसिक स्टार्ट यहाँ है। अगर आप जो चीज़ देख रहे हो उसमें डीप इंटरेस्ट आता है, तो फिर उसमें फिर आप और अंदर घुसो। अगर पेड प्रोग्राम्स भी होते हैं और आपको लगता है कि ये सेंस कर रहा है, तो ट्राई करो।
ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, पेड प्रोग्राम आपने किया, वर्कआउट नहीं किया तो आपका उतना कॉस्ट गया, राइट? विच इज स्टिल गुड। आई वुड से कि रादर देन एक्सपेरिमेंट करके नुकसान करके, इससे अच्छा है कि आपने कोर्स में ही तो खराब किया, तो वो करो, शुरुआत करो। और आजकल बच्चों के भी आते हैं। पर मैंने मेरे बेटे को 150 सेशन का फाइनेंशियल लिटरेसी का सीरीज अटेंड करवाया है 3 साल में, ओके। और बहुत कुछ सीखा उससे वो। कंपाउंडिंग क्या होती है, क्रिप्टो करेंसीज क्या होती है, स्टार्टअप्स क्या होते हैं, शार्क टैंक के बारे में जानता है, सब कुछ जानता है। अभी 9-10 में है, और पैसों की भी वैल्यू उसको समझ में आई हुई है। तो आई एम वेरी हैप्पी। ये जितनी नॉलेज अकल मेरे बच्चों में है, मुझे तो उस वक्त जब मैं था 1/10 भी नहीं थी। ऑफ कोर्स उनके पास आज बहुत सारी रिसोर्सेस है उनके रिसोर्सेस हैं। पास, आपका गाइडेंस है। मैं मेरे बच्चों को हमेशा बोलता हूँ, कोई भी सवाल लेके आता हूँ ना, उसके पहले आंसर भी खुद ढूंढ के लेके आना। मेरे पास डाउट लेके आओ, मेरे पास सीधा क्वेश्चन लेके। क्वेश्चन में देगा वो, तो गूगल तुमको आंसर दे देगा। गूगल में तुमको फिर डाउट हो रहा है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मैं डिस्कस करूंगा, बट आंसर है। तुमको थोड़ा, यू नीड टू नो हाउ टू आस्क द राइट क्वेश्चन। तो वो अगर आप बच्चों में ये चीज सिखा दिए कि हाउ टू आस्क द राइट क्वेश्चन, ये ट्रेनिंग आपने दे दी, तो आंसर तो गूगल दे ही देगा सब चीज का, करेक्ट। चैट जीपीटी दे देगा, बट हाउ टू आस्क द करेक्ट Right. क्वेश्चन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई म्यूचुअल फंड्स में या स्टॉक्स में या बॉन्ड्स में जैसे अर्ली इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहा है, तो मतलब ऐसी कौन सी गलती है जो लगभग लगभग सभी लोग कर देते हैं गलती स्टार्टिंग में? बहुत लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं, क्योंकि क्या होता है, जब आप शुरू करते हो ना, तो आपकी थिंकिंग बहुत अलग होती है। आपने कभी वो एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो आपको लगता है कि यार ये तो फटाफट रिटर्न आ जाएगा। आ, और जब जब कोई नई चीज़ करते हैं तो आपको समाउ कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार मैं तो जानता हूँ अच्छे से, मैं कर सकता हूँ। धीरे धीरे पता चलता है कि नहीं, ये ऐसा इतना ईजी नहीं है जितना मैंने सोचा था। मेरे एक दोस्त है, उन्होंने बहुत अच्छा पिरामिड बनाया था कि जब आप, चाहे स्टॉक मार्केट हो, क्रिप्टो करेंसी हो, प्रॉपर्टी हो, जब आप आते हो ना, तो आप एंटरटेनमेंट के लिए आते हो। अरे मज़ा आ रहा है, मैंने पैसे डाले, बन गए, मज़ा आ रहा है, राइट? एंटरटेनमेंट से फिर आप जाते हो, नेक्स्ट फेज होता है, धीरे धीरे जब कुछ काम नहीं कर रहा था, फिर आप एक्सपेरिमेंट करते हो। अच्छा ये काम नहीं किया, चलो ये ट्राई करके देख लेते हैं, ये काम नहीं किया, ये कर लेते हैं। वो एक्सपेरिमेंट हो गया। बहुत सारे आपने एक्सपेरिमेंट किए, उससे भी रिजल्ट नहीं आया, फिर आपको फ्रस्ट्रेशन आता है, राइट? कि यार ये भी काम नहीं कर रहा है, ये भी काम नहीं कर रहा है। हाईएस्ट लेवल जिस दिन फ्रस्ट्रेशन हो जाता है आपका, तो उस दिन रियलाइजेशन होता है कि लाइफ इतनी सिंपल नहीं है। ये जो दिख रहा था इतना सिंपल है नहीं, मुझे किसी एक्सपर्ट के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि उस एक्सपर्ट ने 20 साल दी है, उन्होंने वो सारे ठोकरें खाई है। तो मैं उनके पास जाऊं और उनसे सलाह लूं कि मुझे कैसे करना चाहिए। एंड दैट इज़ वाई यू नीड अ कोच, यू नीड अ गाइडेंस। तो आज की डेट में जो सबसे बड़ी गलती है लोग करते हो, पेशेंस नहीं है। एक तो ये गलती, दूसरी ये चीज़ है कि इतना डिस्ट्रैक्शंस है। हज़ारों लोग आपके बोल रहे हैं ये ले लो ये अच्छा है, कोई बोल रहा है क्रिप्टो ले लो ये अच्छा है, कोई बोल रहा है डायरेक्ट स्टॉक ले लो ये अच्छा है, कोई बोलता है आईपीओ में पैसा डाल दो ये अच्छा है। पैसे तो आपके पास लिमिटेड ही है, और चूंकि आपने सही रिसर्च नहीं किया, आपने सब चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स नहीं समझे हैं, तो हाफ बेक नॉलेज से आप कोई भी काम करोगे ना, तो उसका तो परिणाम आपको भुगतना ही पड़ेगा। करेक्ट। लोग हर चीज़ में जब इन्वेस्ट करने जाते हैं तो हमेशा रिटर्न्स की पूछते हैं, रिस्क की कोई बात नहीं करता है, इसमें रिस्क क्या है। तो कोई अगर 20% रिटर्न बोल रहा है, तो कोई ये नहीं पूछता कि अच्छा 20% तुम दे रहे हो, तो भाई इसका रिस्क बताओ क्या है। सबको लगता है अच्छा 20% दे रहा है, ले लो भाई मेरे पैसे। अभी बॉम्बे में हाल ही में एक गोल्ड कंपनी या टॉरेस करके, हाँ, ये बहुत न्यूज़ में भी आया कि वो बहुत रातों न्यूज़ रात में गायब हो गए। रातों रात गायब हो गए। तो जब कोई चीज़ इतनी, मतलब इतनी आपको लगती है कि महीने के 12% रिटर्न, डबल पैसा, तो वाई, ग्रीड इज द रूट कॉज। ग्रीड एंड फियर हमसे कुछ भी काम करवा सकती है। और ये जब तक आप खुद ठोकर खा के नहीं सीखोगे ना, मैं आपको कितना भी ऐसे बता दूं, ज़रूरी नहीं कि आप सीखोगे, आपको लगेगा कि नहीं। देखो जब हम बचपन में थे ना, तो हमारे पेरेंट्स बोलते थे अरे अभी बाइक साइकिल मत चलाओ, गिर जाओगे। हम चलाते थे, हम स्कूटर भी, हम 18 साल के नीचे, तो पेरेंट्स बोलते थे 18 साल के पहले नहीं चलाना लाइसेंस, लेकिन हम सोचते थे हम चला सकते हैं, दोस्त चलाते। आप चलाए, छुप कर चलाए, ठोकर खाई, गिरे, तब आपको समझ में आएगी कि उन्होंने सही बात बोली है, बिकॉज यू आर नॉट मेच्योर इनफ। तो इसमें भी बिकॉज यू आर नॉट मेच्योर इनफ, यू आर ग्रीडी, वी आर फियरफुल, तो विल मेक मिस्टेक्स, इम्पेशेंट भी हैं। इम्पेशेंट। और ये कुछ कुछ लेसन्स मार्केट सिखाता है आपको। मार्केट का काम है सिखाना आपको,
अच्छी बात क्या है कि आप एक ठोकर खा के सीख जाओ तो बहुत समझदार हो आप। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं जो लाइफ लॉन्ग ठोकर खाते रहते हैं फिर भी समझ नहीं पाते। मैं एक बड़ा तबका लेके चलता हूँ कि जैसे इंडिया में जितने लोग हैं, एक एवरेज बजट है 20,000 रुपीज़। अगर हम इन्वेस्ट करना चाहता है कोई इंसान, किसी का मंथली बजट 20,000 है, उसके लिए सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी आपके हिसाब से क्या होगी? देखिए अगर वो 20,000 डाल सकता है जो कि बहुत अच्छी रकम है मेरे हिसाब से, कोई आदमी 20,000 रुपये महीने के डाल सकता है तो, और उसके पास समय है, तो उसको क्या करना चाहिए कि 5,000 रुपये की SIP उसको ऐसी चालू करनी चाहिए जो उसकी फर्स्ट SIP हो, जो उसको कभी तोड़ेगा नहीं, उसको हाथ भी नहीं लगाएगा। वो मान लीजिए रिटायरमेंट के लिए है, 50 साल के लिए। मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि वो SIP उतार चढ़ाव सब में वो एक आईना बन के दिखाई कि कैसे आपकी ओवरऑल काम कर रही है, तो उसको नहीं तोड़ना। उसके बाद आपकी जो 15,000 की, वो डिपेंड करता है आपकी गोल्स क्या है। हो सकता है आप अभी 22 साल के हैं, 25 साल के हैं, आपको एक आईफोन खरीदना है, आपको हॉलीडे पे जाना है, गोवा जाना है, राइट, आपको मोटरसाइकिल खरीदनी है, तो ये सब भी तो गोल्स हैं और आज ही तो हैं। तो बाकी 15,000 का उसको डिवाइड करो मेरे शॉर्ट टर्म गोल्स का। पहले तो सारे शॉर्ट टर्म गोल्स की प्लानिंग करो। उसमें से आपका एक गोल होना चाहिए इमरजेंसी फंड भी, कि भाई आज तो चलो नौकरी है तो 20,000 आ रहे हैं, कल नौकरी चली गई तो, या मेरा मन नहीं किया इस कंपनी में, या बॉस अच्छे नहीं है, राइट, तो मुझे ढूंढना पड़ा, तो 6 महीने का जो खर्चा है वो आप इमरजेंसी फंड में डाल के रखो। कहाँ रखना चाहिए इमरजेंसी फंड? सो इमरजेंसी फंड का मतलब ये नहीं कि सेविंग्स अकाउंट, उसमें रखोगे तो खर्च हो जाएंगे। या तो आप बैंक में FD कर दो, वो ईजीएस्ट तरीका है, या फिर म्यूचुअल फंड में लिक्विड फंड आते हैं, ओके, जिसमें आप डालते हो तो लगभग 6, 6.5, 7% जो भी रिटर्न मिलता है, सेफ है, एक दिन में निकाल सकते हो, वो भी कर सकते हो। और म्यूचुअल फंड में सबसे पहली जर्नी स्टार्ट करना लिक्विड फंड से करो, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि म्यूचुअल फंड काम कैसे करते हैं। लिक्विड फंड में आपका खराब एक्सपीरियंस नहीं हो सकता, ओके, रिस्क ज़्यादा नहीं। रिस्क नहीं है, इक्विटी मार्केट से कोई लेना देना नहीं है, 6, 6.5, 7 है, तो आप वहाँ डाल के देखो, निकाल के देखो सिस्टम कैसे काम करता है, तो वहाँ से शुरुआत कर सकते हो। जैसे हमारा इमरजेंसी फंड का पैसा, हमारा रिजर्व फंड कंपनी का, हमारा खुद का हमेशा ये लिक्विड फंड्स में ही होता है, लो अच्छा, रिस्क हम वाले, लिक्विड। हमेशा। तो ये हो गया। उसके बाद अगर आपको 1 साल में आईफोन खरीदना है, ठीक है, तो जो भी है 8,000, 9,000 डिपेंडिंग ऑन क्या अमाउंट है, तो उसकी आप SIP कर दो 1 साल बाद। बट अगेन वो SIP इक्विटी में मत करो, इक्विटी में नहीं। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 1 साल में अगर बाजार, जैसे अभी आपको जनवरी में खरीदना था और बाजार 15% गिर गया, हाँ, अभी तो मार्केट बहुत डाउन है। हाँ, तो तो फिर आपको करेक्ट, उतना नुकसान है। करेक्ट, करेक्ट। तो शॉर्ट टर्म फंड्स में डालो, स्मॉल कैप्स। स्मॉल कैप्स नहीं, अच्छा, सॉरी, शॉर्ट शॉर्ट डेट टर्म फंड, पर। डेट फंड डेट जिसको बोलते हैं, जहाँ डायरेक्ट। पे 7, 8, 9% जो भी है उतनी बिल्कुल, आएगी। बिल्कुल। जैसे जैसे होराइजन बढ़ता है ना, वैसे वैसे आप रिस्क बढ़ाओ, वैसे वैसे आप 10%, 11%, 12% का सोच सकते हो। एनीथिंग लेस देन 1, 2, 3 ईयर्स, स्टिक टू सेफ्टी। आपका प्रिंसिपल होना चाहिए SLR, सेफ्टी फर्स्ट, लिक्विडिटी सेकेंड, रिटर्न्स थर्ड, राइट। पैसा डूबना नहीं चाहिए, जब चाहिए निकाल सकूं, रिटर्न्स ठीक है 10 की जगह 9 भी आएंगे चलेगा, राइट। तो फर्स्ट शॉर्ट टर्म गोल्स की प्लान करो। घूमने भी आपको जाना चाहिए, आपको हर साल मिनिमम 1 हॉलीडे तो मस्ट है, हो सके तो 2 हॉलीडे भी लो, ठीक है ना, क्योंकि आपका चैनल मेरे ख्याल से हेल्थ एंड वेलनेस के ऊपर है पूरा, बिल्कुल। राइट। बहुत लोगों को स्ट्रेस होता है, बहुत लोग जॉब से परेशान हैं, न्यूक्लियर फैमिली या फाइट्स है, तो जब तक आप हॉलीडेज नहीं लोगे ना, आप रिफ्रेश नहीं होगे। आप काम से, जगह से, आप उस जगह से परेशान हो, तो 10 दिन जाओगे ना तो शायद आप रिफ्रेश होके आओगे, यू विल कम विथ अ न्यू एनर्जी। तो इसलिए हम सजेस्ट करते हैं आप हॉलीडेज लो, लेना बहुत ज़रूरी है। और जो आपकी लाइफ में हॉबीज़ हैं, कई, अब मुझे गिटार सीखना है, तो अभी उम्र है ना भाई, अभी सीखोगे, तो उसके लिए क्लासेस के लिए पैसे लगते हैं, तो यार ठीक है, उसके लिए आप निकालो। आपको गिटार बजाने का शौक है, आपको कोई स्पोर्ट्स खेलने का शौक है, तो उसके लिए भी आप करो। तो शॉर्ट टर्म गोल्स के बाद भी अगर पैसे बचते हैं, तो फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए घर खरीदना है 10 साल बाद, है ना, लग्जरी गाड़ी खरीदनी है, तो उसकी आप SIP करो। 5 साल के अगर ऊपर गोल्स हैं तो आप SIP इक्विटी फंड में निवेश कर सकते हैं, जहाँ पे अच्छा रिटर्न आता है। तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है आज की डेट में, जब सब लोग म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं ना,
तो एक ही वेरिएबल होता है, रिटर्न्स कितने आएंगे। सबसे ये कोई पूछता ही नहीं क्यों डाल रहे हो, क्या पर्पस है, और आप हो कौन। सबको हाईएस्ट रिटर्न चाहिए, बट सब हाई रिटर्न्स डिजर्व नहीं कर सकते हैं। आपको भी बुखार है, इनको भी बुखार है, मुझे भी बुखार है, तो क्या डॉक्टर सबको एक ही गोली देता है क्या? भाई आपका बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, आपकी पास्ट बैकग्राउंड क्या है, हिस्ट्री क्या है, वो समझ के आपको दवाई देगा। सेम चीज़ सबको अलग अलग दवाई देगा। तो म्यूचुअल फंड भी सबके लिए अलग अलग है। आपकी बैकग्राउंड क्या, आपने अगर ज़िंदगी में कभी म्यूचुअल फंड नहीं डाला, मैं कैसे आपको अभी स्मॉल कैप फंड दे दूँ? करेक्ट। आपने एक्सपीरियंस ही नहीं किया, उतार चढ़ाव क्या होती है। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आपका बैकग्राउंड क्या है, और फिर आप निवेश करो। जस्ट बिकॉज आपके दोस्त ने 20% रिटर्न कमाए हैं तो आपको कॉपी नहीं करना है। तो ये सब गलतियां लोग कर जाते हैं और लोगों को पता ही नहीं है मैं क्यों ना। देखो फाइनली पैसा का क्या पर्पज़ है, आप साथ में तो लेके नहीं जाना। आपको लाइफ में जो गोल्स है वो अचीव पैसे करवा सकते हैं। तो वो क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है कि मुझे इस पैसों का करना क्या है। देखो जब आप बाजार में बाइक खरीदने जाते हो तो आपको क्लैरिटी है ना कि मुझे कौन सी बाइक खरीदनी है। बाइक तो 50 हैं, अलग अलग कंपनीज की भी है, स्कूटी होंडा सब है। उतनी अगर आपको क्लैरिटी है कि मुझे यही बाइक खरीदनी है, 1 साल बाद खरीदनी है, इसके ये कॉस्ट है, तो आप रिवर्स कैलकुलेशन करो कि 1 साल में मुझे हर मंथ कितनी SIP करनी है और 8% का रिटर्न आता तो ये बाइक मैं खरीद सकता हूँ क्या? करेक्ट। तो देन लाइफ इज सिंपल। गोल डिवीजन करना है और लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए हमें ये भी अपने है ना फंड्स को भी मैनेज करना। तो गोल्स होंगे तो सब क्लैरिटी हो जाएगी। देखो गोल्स अभी आपने बोला ना नए नए हैं, तो उसके गोल्स क्या होते हैं? 2-3 साल में शादी होगी, पढ़ाई के लिए भी पैसे चाहिए, कुछ अगर कोई पेड कोर्स करना है, बाइक भी खरीदनी है, हॉलीडे, तो शॉर्ट टर्म गोल्स हो गए। फिर हो गए कि लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट, कभी ना कभी तो लेना ही है, घर खरीदना ही है, तो वो लॉन्ग टर्म हो गए। आपको खाली क्या लिखना है, सब गोल्स के आगे टाइमलाइन लिखो, क्योंकि जब तक आपने टाइमलाइन नहीं लिखी ना तो हवा में उड़ रहे हैं। सी एट एनी ड्रीम विदाउट प्रॉपर गोल्स इज जस्ट अ ड्रीम। अगर आप वो गोल पे एक्शन नहीं लाए तो आपने कोई प्लानिंग नहीं है, कोई कोई प्लानिंग नहीं की, एग्जीक्यूशन तो ही फिर नहीं क्या हुआ। मतलब हो गया? बिल्कुल। तो आपको काम तो करना पड़ेगा ना। तो पहले लिखो गोल्स क्या है, एंड यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ। आपको किसी को बताना नहीं है कि भाई मेरे हिसाब से ये गोल्स है, ये टाइमलाइन है। तो जो सबसे पहला गोल आ रहा है उसकी सबसे पहले प्लानिंग करोगे, जो सबसे लास्ट आ रहा है उसकी लास्ट में होगी। पैसे तो आपके पास लिमिटेड ही है, तो आपको ये देखना मेरी प्रायोरिटी क्या है। क्या मेरे लिए बाइक प्रायोरिटी है, क्या मेरे लिए हॉलीडे प्रायोरिटी है, क्या मेरे लिए गिटार का लेसन प्रायोरिटी है। इतने तो पैसे नहीं कि मैं सारे कर सकता हूँ। तो फिर आप प्रायोरिटी डिसाइड करो, उसके हिसाब से आपके पैसे लगाओ। म्यूचुअल फंड में कहाँ लगाना है, कौन से म्यूचुअल फंड लगाना है, ये बहुत छोटा स्टेप है। बड़ा स्टेप ये क्लैरिटी लाना है, और ये क्लैरिटी आपको खुद को लानी है। एक अच्छा एडवाइजर आपको हेल्प कर सकता है, करेक्ट है। राइट? आपके गोल डिवीजन में कोई हेल्प नहीं कर मैं सकता। गोल आपके लिए डिसाइड नहीं कर सकता, मुझे पता नहीं आपकी क्या इच्छा है क्या है, मैं खाली हेल्प कर सकता हूँ। तो ये जिस दिन समझ आओगे ना तो बहुत ईजी है। हमारा मेन काम इसी में चला जाता है कि आपको बताना कि आपको चाहिए क्या। लोगों को पता ही नहीं होता है ये। क्योंकि आपने सही बोला ना कि लोग क्वेश्चन गलत पूछ रहे हैं। लोग सीधा बस बोलते हैं कि मुझे इतना बताओ कि रिटर्न कितना मिलेगा, मेरे पास इतना पैसा है। लोगों को सही हाँ। सवाल नहीं समझ आता कि सही सवाल क्या पूछें। क्या पूछ आंसर्स तो मैं दे दूंगा, हर सवाल के जवाब है, लेकिन आप सही सवाल तो पूछो। आपने जैसे SIP का बोला कि SIP हमें मतलब छोटे से छोटे अमाउंट की हो भले, लेकिन हमें शुरू कर देना चाहिए। क्या विद द टाइम SIP अमाउंट बढ़ाते भी रहना चाहिए, सेम अमाउंट पे चलना चाहिए? इसमें बेनिफिट किस में ज़्यादा होता है? 100% बढ़ानी चाहिए। अगर आपकी इनकम बढ़ रही है हर साल, आपके खर्चे बढ़ रहे हैं, तो आपके SIP को नहीं बढ़े, करेक्ट। राइट? तो आपको तो SIP बढ़ानी चाहिए। अगर आप वही SIP रखोगे तो आप ज़िंदगी में कभी अमीर बन ही नहीं पाओगे। आप खुश हो जाओगे कि मैंने जो SIP चालू की बहुत रिटर्न अच्छा दिए, वे आपने डाले कितनी थी। वो कहते हैं ना थाली में जितना घी डालोगे उतना ही स्वाद आएगा। तो आपने घी डाला ही इतना है तो फिर आप पे तो बोल सकते हो कि यार बहुत अच्छा लगेगा। तो जितनी पॉसिबल हो सके, ऐसा भी नहीं है कि आपको भर के SIP करने जो आज प्रेजेंट को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, आपको बैलेंस बना के चलना है। आपकी ज़रूरतें क्या हैं, उसके हिसाब से आप अपनी SIP करिए। हर साल SIP को बढ़ाते जाओ, चाहे छोटी से छोटी रकम भी बढ़ा रहे हो, बढ़ाते जाओ कैपेसिटी के हिसाब से। मैं हमेशा यही बोलता हूँ, देखो सपोज आपको बोनस मिलते हैं 1 साल बाद, कोई भी कंपनी बोनस देती है या सैलरी इंक्रीमेंट देता है, तो ज़रूरी नहीं है सारा पैसा लगाना है। 50% आज खर्चा करेंगे, चलो 10 लाख का बोनस आया है,
5 लाख का हॉलीडे करते हैं, अगर हॉलीडे प्लान था हाँ। तो आज भी एंजॉय करता हूँ। 5 लाख फ्यूचर के लिए डाल देते हैं। हर दिन एक समान नहीं होते हैं, कल नौकरी रहे नहीं रहे, सिचुएशन कैसी रहे, हेल्थ कैसी रहे, तो उस वक्त शायद ये पैसे काम आ सकते हैं। तो दोनों की प्लानिंग करके चलो। तो SIP तो बढ़ाना ज़रूरी है। इनकम अगर आपकी बढ़ रही है तो SIP बढ़नी है। देखिए आप एक चीज़ देखिए, फिल्म स्टार्स राइट बहुत पैसा कमाते हैं और उनकी हालत सबसे ज़्यादा खराब होती है। उनका लाइफस्टाइल कहीं ना कहीं उनको पुल बैक कर रहा है। एग्जैक्टली स्पोर्ट्स पीपल IPL जो खेलते हैं ना बहुत पैसा कमाते हैं, बट उनको लगता है ये तो हमेशा आते रहेगा। राइट ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। जब नौकरी युवराज सिंह का एक बहुत अच्छा ऐड था कैंसर के ऊपर में, कोई इंश्योरेंस कंपनी के लिए था। वो कहते थे जब तक आपका बल्ला चलता है ना तब तक ही आपका ठाठ चलती है, जिस दिन बल्ला नहीं चलता ना कोई पूछता भी नहीं है। स्टेबिलिटी इज अ मिथ। एक्टर्स का भी यही है, जब तक फिल्में चल रही है ना तो लोग पूछेंगे, फिल्में नहीं चलेगी तो नहीं पूछेंगे। तो उस वक्त आपका ये सेविंग्स ही काम आएगा। 3-4 साल पहले एक मेरे पास क्लाइंट आए थे, एक्ट्रेस थी, अच्छी कमा रही थी। तो मैंने उनसे समझा आपकी इनकम क्या है, आपके खर्चे क्या है। उनके खर्चे इतने ज़्यादा थे, बोलता है हमें इतने खर्चे मेंटेनेंस के लिए करने पड़ते हैं, जो ड्रेस आज पहन ली वो वापस पहन नहीं सकती हूँ, मेकअप डेली उस पर जो खर्चा करना पड़ता है अनबिलीवेबल है। मैंने कहा मैडम आप तो सेव कर ही नहीं पाओगे, आपको तो लोन, अब हम लोग इन्वेस्टमेंट छोड़ी, लाइबिलिटीज़ की हमें बात करनी पड़ेगी, कहाँ से लोन मिल सकता है। 25 लाख 30 लाख की गाड़ी ले रहे हो आप, 50 लाख की दिखाने के लिए, सब शौक सब शौक। ठीक है मैं समझता हूँ इस इंडस्ट्री में ज़रूरत होती है, बट किस लिमिट तक का हो किसी। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। और 90% लोगों को बिग पिक्चर समझ में नहीं आ पाता है। तो छोटा भी आदमी है ना, अगर वो हर साल अपनी SIP बढ़ा रहा है ना तो मैं उस पर बैठ करूँगा, क्योंकि मुझे मालूम है एक दिन वो बहुत बड़ा बन जाएगा। आपने अपने सामने कई एग्जांपल्स भी देखे होंगे ऐसे, जो मतलब बहुत ही ग्राउंड लेवल से उन्होंने शुरू किया हुआ और पिछले 10-15 सालों में। हजार बहुत सारे हैं। साइकोलॉजी ऑफ मनी एक किताब है, उसमें वो एक चौकीदार की बात करते हैं। कुछ नॉलेज नहीं था, बट जो भी कमाई होती थी ना वो जो भी इंडेक्स फंड में डाल देते थे, जो भी डाल देते थे, 70-80 साल किया, 60 साल 70 साल, छोटी छोटी रकम से शुरू की, जैसे जैसे इनकम आती गई बढ़ाते गए। पूरी लाइफ में वो एक छोटा सा मकान में रहे हैं। और जो भी बच्चों को दिया, जब वो मरे तो कुछ 8-10 मिलियन डॉलर्स छोड़ के गए थे। मुझे हल्का सा याद है, मैंने पढ़ी थी बहुत टाइम पहले, शायद जब उनके बच्चों को भी नहीं पता था कि उनके पास इतनी वो। किसी को पता नहीं था, वो बाद में हाँ विल हाँ, में लाइक स्टेट में पता चला। करेक्ट। और कोई पढ़े लिखे ऐसे नहीं थे कि बहुत समझदार हैं, बट ऐसा, तो आपको अच्छा निवेशक बनने के लिए समझदार होना ज़रूरी नहीं है। देखो साइकोलॉजी ऑफ मनी में ये बात कहते हैं कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको बैकग्राउंड डिग्री होने की कोई ज़रूरी नहीं है। करेक्ट। राइट बहुत बार मैंने देखा है कि वो जो स्वीपर है, बहुत जो मेड है, ड्राइवर, वो हमसे ज़्यादा अच्छा समझ सकते हैं, क्योंकि हम इंटेलिजेंट होते हैं ना, तो हमको लगता है हमें सब आता है, तो हमारी लर्निंग वहाँ से स्टॉप हो जाती है। और मेरे जैसे मेरे घर में खाना बनाने जो आते हैं, तो वो 2,500 रुपये की SIP कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा आप कौन से फंड में डाल रहे हो, तो उन्होंने नाम बताया। मैंने बोला एकदम सही है। मैं ज़िंदगी भर तक इस SIP को बंद मत करना। एक ही बात, मेरी बात याद रखना, ज़िंदगी भर तक बंद मत करना। जैसे जैसे तुम्हारी सैलरी बढ़ती है ना तो इसी में डालते रहना। और मुझे बहुत यकीन है कि वो उसको पूरी उम्र तक फॉलो करेगा, जितनी लंबी तक चला सके। और चूंकि वो दिमाग नहीं लगाएगा ना, उसकी वेल्थ बन जाएगी। वो बोलेगा सांप ने बोला था डालते रहना है, निकालना नहीं है, टच नहीं करना है, तो वो डालते रहेगा। और कुछ लेवल के बाद तो वो भी समझदार है कि उसको रिजल्ट दिखेगा ना, खाली मेरे बोलने से थोड़ी ना, उसको Correct. रिजल्ट दिखेगा। ये तो एक रेगुलेटेड सिस्टम है, जैसा आपने बोला, उसको दिखेंगे दिखेंगे रिजल्ट रिजल्ट्स। दिखेगा, तो वो या इतना तो समझदार है कि फिर वो अपना खुद ही बढ़ाएगा। तो वही काम है। आपने लाइफस्टाइल की बात बोली कि शो ऑफ है, और जिस तरीके से लोग अपने मेंटेनेंस और अपने दिखाने वाली लाइफ को ज़्यादा जीते हैं, यही मुझे लगता है कि बहुत बड़ा रीज़न है कि मिडिल क्लास फैमिली में कि पैसे आते ही खर्च कहाँ करने हैं, वो लिस्ट हमारी रेडी रहती है राइट कि इन्वेस्ट कहाँ करने हैं, उन्हें बकेट में कैसे डिवाइड करना है, ये थोड़ा पार्ट हम मिस कर दे रहे हैं। क्योंकि समहाउ हम चाहे सोसाइटी को ब्लेम करें, खुद को ब्लेम करें, हम बहुत शो ऑफ वर्ल्ड में जी रहे हैं। इन द सेंस हमें लगता है कि हम दूसरों को खुश करेंगे तो हम खुश रह पाएंगे, विच इज़ नॉट ट्रू।
आप कितनी लग्जरी मेंटेन करते हैं? सो मैं इफ में आया। बहुत ज़्यादा लग्जरी मेंटेन नहीं करता हूँ, हम्म, बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब अच्छी जगह रहता हूँ, अच्छे घर पे रहता हूँ, बट खुद का घर नहीं है, रेंट पे रहता हूँ, आप रेंट पे रहते रेंट पे रहता हूँ, गाड़ी नहीं है। हो? ओके। और मुझे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि लोग मुझे जज करते हैं कि नहीं। एट द सेम टाइम मैं कई कई चीज़ें महंगी भी खरीदता हूँ, एप्पल वॉच है या फ़ोन है, वो महंगी भी खरीदता हूँ। और ये एक ऐसी चीज़ है ना कि इसका राइट रॉन्ग कभी हम बता ही नहीं पाएंगे कि क्या चीज़ आपने राइट ली और क्या चीज़ रॉन्ग है। मतलब मैं आपको बताऊंगा कि मैं आज भी 15 साल पुरानी पैंट पहन रहा हूँ, तो आप हंसेंगे। ये मेरे लिए हंसी वाली बात तो नहीं है, लेकिन मुझे एक चीज़ शॉकिंग लग रही है। ये सबके लिए शॉकिंग होना चाहिए कि 250 करोड़ का आप कॉर्पस हैंडल करते हैं और आप इतनी सिंप्लिसिटी के साथ बोल रहे हैं कि मैं रेंटेड घर में रहता हूँ, मैंने अपनी गाड़ी नहीं ली है। और हम लोग शायद एज अ सोसाइटी गलत लोगों को आइडलाइज कर रहे हैं। हमें आप जैसे लोगों को आइडलाइज करना चाहिए एक बेटर लाइफ के लिए। नहीं देखो, मुझे पता नहीं मैं राइट हूँ ये रॉन्ग हूँ, मुझे नहीं पता है। ये मुझे सही लगा मैंने किया, बट ये सारी चीज़ें, ये जो डिसीजंस होता है ना, उसमें ना राइट रॉन्ग मैंने अभी रियलाइज़ किया, कुछ राइट रॉन्ग नहीं होते हैं। कई जगह मैं और ये पैसा चीज़ ही ऐसी है, कई जगह आप मिनटों में लाख रुपया खर्च कर दोगे, मिनटों में। और कई जगह आप 1000 रुपये खर्च करने में भी 10 बार सोचोगे, और ये सबके साथ होता है। इसका कोई आंसर भी नहीं है, इसका कोई राइट रॉन्ग भी नहीं है। करेक्ट। और ये बहुत बाद में आपको रियलाइज़ होता है कि आपने उस वक़्त राइट डिसीजन लिया है कि रॉन्ग लिया है। उस वक़्त नहीं पता चलेगा, उस वक़्त तो आपको लग रहा है ना मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, उसके बाद में पता चलता है। तो कई बार मैंने भी ऐसे हैं कि मुझे कोई कुछ XYZ आइटम समझ में आया, मैंने 1 लाख रुपए का इन्वेस्ट खरीद लिया और बाद में सोचा कि यार इसकी ज़रूरत थी क्या? पर ठीक है, उपाय नहीं है। बट एटलीस्ट मैंने ये चीज़ का रियलाइज़ किया, जो भी आप खरीदो उस चीज़ का यूज़ लो। अगर आप यूज़ नहीं लेते हो तो फिर चाहे वो लाख की हो चाहे 5,000 की, वो फिर आपने गलत पैसे ये किए हैं। अगर मैंने जैसे रोलेक्स घड़ी है, 10 लाख 20 लाख की है, अगर आपको शौक है तो आप बिल्कुल खरीदो। बहुत लोग तो ये बोलेंगे ये भी बेवकूफ़ी वाली बात है यार, 1000 रुपये की घड़ी में भी तो वो टाइम है, राइट? तो इसमें राइट रॉन्ग कुछ नहीं है। अगर आपको वो पहनने से कॉन्फिडेंस आता है और आपको खुशी मिलती है तो बिल्कुल पहनो। बट लाने के बाद उसको लॉकर में ही रखनी है, उसको पहनना है। बिल्कुल। मुझे लगता है सही वर्ड यहाँ पे प्रिपेयर्ड और नॉट प्रिपेयर्ड है कि आप कितने प्रिपेयर्ड हो किस चीज़ के लिए, आपको वो करना चाहिए। और नहीं है प्रिपेयर्ड तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि राइट एंड रॉन्ग इज अ डिबेटेबल थिंग। राइट एंड रॉन्ग इज अ डिबेटेबल थिंग। और एक चीज़ और है, जो किसी ने बताया कि अगर आपको कोई चीज़ चाहिए आज, तो अगर आपको बहुत ज़्यादा चाहिए ना, तो आपको मतलब आप जैसे कोई शोरूम में गए और आपको कोई चीज़ पसंद आ गई, तो इसीलिए आप इम्पल्स बाइंग कर लेते हो। बट अगर आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो कि मैं 3 दिन बाद लूँगा, आज नहीं लूँगा, 3 दिन बाद लूँगा, और 3 दिन बाद अगर आप भूल ही जाते हो, तो इसका मतलब वो चीज़ थी नहीं आपके लिए। तो ये एक टेस्ट होता है, और 3 दिन बाद भी आपको लग रहा है नहीं ये काम की है, ज़रूरत है, ये 10 दिन बाद लग रहा है, तो फिर आप जाके ले लो ना। अगर वो इतना आपको बेचैन करे और सोने नहीं दे रही, तो फिर जाके ले लो। करेक्ट। तो ये टेस्ट भी बहुत काम करता है। बट देयर इज़ नथिंग राइट रॉन्ग, बट यू कांट से कि मुझे सारी चीज़ें पसंद है। हाँ, यू ऐसा नहीं है। मुझे रोलेक्स भी लेनी है, मुझे ये भी लेना है, मुझे एक अच्छा एंड कैमरा भी लेना है, या तो फिर भई आप इतने बड़े घर में पैदा हो कि आपके पास सारी चीज़ें ये हैं, करेक्ट। बट वो नहीं है, तो यू हैव टू प्रायोरिटाइज़। इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ प्रायोरिटाइज़ेशन, राइट? बिकॉज़ यू हैव लिमिटेड रिसोर्सेज़। करेक्ट। अगर जैसे कुछ लोगों के पास कभी कभी कुछ पुराने इन्वेस्टमेंट की वजह से या कुछ सेविंग्स की वजह से कभी कभी ऐसा मोटा अमाउंट होता है, 10-20 लाख रुपीज़ होता है। कौन सा मेथड बेटर है, तोड़ तोड़ के इन्वेस्ट करना या एक साथ अमाउंट को इन्वेस्ट कर देना? देखिए 99% केस में मैं कहूँगा कि अगर आपको लॉन्ग टर्म डालना है, मैं अज़्यूम कर रहा हूँ कि 5-10 साल के लिए डालना है, तो फिर लमसम इज़ ऑलवेज़ बेटर। क्योंकि इफ़ यू आर बिलीविंग कि इंडियन इकोनॉमी अच्छा करेगी, इंडियन मार्केट्स अच्छा करेंगे, तो द पॉजिटिव्स विल बी मच हायर देन नेगेटिव्स। करेक्ट। तो अगर आप तोड़-तोड़ के डाल रहे हो, तो आपका जो बाकी किस्तें जाएँगी वो हाई रेट्स पे जाएँगी, अगर बाज़ार अच्छा कर रहा है तो, राइट? आपने एक साथ डाल दिया तो वो सारा पैसा आज से काम करना चालू कर देगा, नहीं तो धीरे-धीरे काम करेगा। धीरे धीरे काम करेगा। तो जिनके पास पैसे आज हैं, तो आज लगा दो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आज आपने लगाया, आपने जनवरी 1 को लगाया और आज 20 दिन हो गए हैं, 25 दिन हो गए हैं, मार्केट 10% टूटा है, इट इज़ ओके।
अभी आपने घर से नोएडा से शुरू किया, आपने सोचा मैं आधे घंटे पहुँचाऊँ, निकलती ट्रैफिक मिल गया आपको, एक बाइक एक्सीडेंट हुई थी और आपका 20 मिनट खराब हो गया, तो सोचा नहीं था ना, ये तो हो सकता है। तो बट आपको 10 साल का टाइम फ्रेम लेके चल रहे हो, तो फिर आपको क्या घबराना। लोग क्या करते हैं, डालते हैं 10 साल के लिए, बट दे बिहेव टुडे लाइक इट्स क्रेजी। मतलब तो वो टाइमिंग करने की कोशिश करना कि मेरी एंट्री एकदम बेस्ट हो, एग्जिट बेस्ट हो, ऐसा नहीं होता है। लक आपका हुआ तो आपकी एंट्री बेस्ट हो गई, लक नहीं हुआ। अभी 2020 में एक क्लाइंट हमारे पास आए थे 2.5 करोड़ लेके, और उनका ऑलमोस्ट सारा पैसा 24 मार्च के आसपास गया था, जब था एकदम लोएस्ट लेवल पे 2.5 करोड़ रुपया। तो वो लक था प्योर, कि एकदम राइट टाइम पे राइट एंट्री आपने की और वो हो गया। बट वो 100 में एक केस में हो सकता है, बाकी केस में आपका ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, बट लॉन्ग टर्म में रिजल्ट अच्छा देगा, वो है ही है। तो मैं हमेशा बिलीव करता हूँ, आज पैसे तो आज डाल दो, जिसके पास आज नहीं है, हर महीने आप कमा रहे हो तो फिर आप ऐसा भी करो, वो चीज़। अभी जैसे मार्केट डाउन चल रहा है, हम जैन के एंड में बैठे हुए हैं और मार्केट डाउन जा रहा है, 10% तक का मेरे हिसाब से फॉल है, तो ये अभी सबसे एक अच्छा एंट्री पॉइंट भी है मेरे हिसाब से। सो देखिए, मार्केट का कोई नियम नहीं होता है। मार्केट 10 भी जा सकता है, 20 भी जा सकता है, 50 भी जा सकता है। मार्केट कोई रूल फॉलो नहीं करता है। बट हाँ, मेरा एक ही कहना है कि अगर 10% डाउन है तो आप बॉटम कभी पकड़ नहीं पाएंगे। तो अगर आपके पास आज पैसे हैं, अगेन वही लॉजिक है कि अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए डालना है तो आज भी डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। या आपने 15 दिन पहले ही डाल दिया और अब 10% है, तो आप कुछ मत करो। अगर 15 दिन बाद और नए पैसे आते हैं तो वो भी डाल दो, उसके बाद और नए पैसे आते हैं वो भी डाल दो। 10-15 साल बाद सब बराबर हो जाएंगे, इतना कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि जो मैंने सबसे पहले SIP चालू की थी ना, तो कई किस्तें मेरी 17 रुपये पे गई थी, कई किस्तें 15 रुपये पे गई थी, कई किस्तें 13 रुपये पे भी गई थी। तो 17 और 15 में देखो तो 10-15% का फर्क है। करेक्ट। बट अगर आज मैं आपको बोलूँ कि उसकी NAV 200 रुपये है, तो आपको लगता है कोई ज़्यादा फर्क है कि मैंने एक महीना 17 में किया, एक में 15 में किया, आज दोनों की वैल्यू 200 है? लगता है? पॉइंट कोई जब आप जूम आउट करते हो ना, करेक्ट। तो आपको चीज़ें फिर छोटी लगती है। वही है ना, विशाल खंडेलवाल मेरे दोस्त तो बहुत अच्छा होता था कि हम अपने आप पे इतना अभिमान करते हैं, अरे मैं हूँ, मैं सब जानता हूँ। और साहब, इस धरती पे 8 करोड़ में से एक हूँ, करेक्ट। 800 करोड़ में से। 800 करोड़। आपकी धरती पूरे सोलर सिस्टम में एक छोटा सा टुकड़ा है पूरे बंडल में, करेक्ट। राइट? ऐसे कितने गैलेक्सीज हैं, तब आपको पता चल रहा है कि हमारी औकात क्या है। तो जो आज आप इन्वेस्टमेंट डालना, आपको लगता है आज मैं बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, पर पूरे लाइफ टाइम में वो इतना छोटा माना जाएगा कि आपको याद ही नहीं रहेगा कि मैंने वो एंट्री कब की है, राइट की है। आज आप बहुत ध्यान दोगे, लेकिन 10 दिन बाद भूल जाओगे इसी को। करेक्ट। तो जो चीज़ 10 दिन बाद भूल गई, उसका वैल्यू क्या है फिर? सही सोचो आप। एक अच्छा खासा डिबेटेबल टॉपिक है कि गोल्ड में दो ऑप्शंस हैं हमारे पास इन्वेस्टमेंट के, एक म्यूचुअल फंड्स हो गए गोल्ड और एक हो गया फिजिकल गोल्ड, तो बेस्ट ऑप्शन आपके हिसाब से क्या है? अगर आप गोल्ड पहनते हो, एज ए कंज्यूमर यूज़ करते हो, तो बाय गोल्ड ज्वेलरी और उसको यूज़ करो, रोज़ पहनो, हर ओकेशन पे पहनो। बट अगर आपने इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है, एज ए बार, एज अ कॉइन, वर्स्ट इन्वेस्टमेंट। बाय, रीजन? बिकॉज गोल्ड बार, पहले तो आपको पता नहीं है कि जेन्युइन कितना है, डिपेंडिंग ऑन कहाँ से लेते हो आप। आजकल लेकिन हॉलमार्क होता है, तो तो मतलब आपने प्रॉपर सर्टिफिकेट बिल विल लिया है तो फिर भी ठीक है। सेकंड, उसमें मार्जिन बहुत ज़्यादा रहता है, बैंक से लेते हो आप ये कहीं से, तो 5-10% का मार्जिन रहता है। जब हम सेल आउट करने जाते हैं जब लेने भी जाते हैं तो भी मार्जिन तो है, भी और जब हम सेल आउट करने जाते हैं तो भी मार्जिन है, राइट? मेकिंग चार्जेस, वो भी, वो जीएस तो टोइंग। वो है। आप अगर गोल्ड कॉइन है, आप उसको जाओगे तो बोलेगा भाई मुझे इसको गलाना पड़ेगा, फिर करना पड़ेगा, तो आपके नुकसान हो जाएगा, तो वो तो है ही है। सेफ्टी, रखने का कॉस्ट, बिल्कुल। घर पे नहीं रख सकते, लॉकर लॉकर के चार्जेस। चार्जेस, राइट? और फिर तो, और उसमें कोई रिटर्न नहीं है। जैसे पहले सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड था, तो उसमें आपको इंटरेस्ट भी मिलता था, टैक्स फ्री भी था। तो ये सारी चीज़ें हैं। मेरे जैसा, जो मेरा थॉट प्रोसेस है, आई एम नॉट ए लॉन्ग टर्म बायर ऑफ गोल्ड। मेरे पास आज की डेट में गोल्ड में ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है।
बट आई मे बाई गोल्ड समडे थ्रू गोल्ड म्यूचुअल फंड या गोल्ड ETF, जो भी बोले, बट आई विल बाई एज ए टैक्टिकल। क्योंकि क्या होता है, ये सारी एसेट क्लास हो गई, चाहे गोल्ड, चाहे प्रॉपर्टी, चाहे इक्विटीज़, चाहे बॉन्ड्स, ये सब एसेट क्लासेस हैं। हर एसेट क्लास का एक नियम होता है, वो नीचे भी जाएंगी, वो ऊपर भी जाएंगी। ऐसी कोई एसेट क्लास नहीं है जो परमानेंटली खाली ऊपर ही जा रही है, चाहे वो क्रिप्टो करेंसीज ले लें। तो एज अ गुड इन्वेस्टर, एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, आई वुड लाइक टू बाय एनी एसेट क्लास विच इज़ लो एंड सेल एसेट क्लास विच इज़ हाई। करेक्ट, सिंपल लॉजिक। सिंपल लॉजिक। तो जिस दिन सपोज कीजिए इक्विटीज़ बहुत हाई है, मोस्ट ऑफ माई लॉन्ग टर्म मनी इज इन इक्विटीज़ राइट नाउ, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ माई मनी इज देयर। सो अगर इक्विटीज़ बहुत हाई है, ये इस जोन में मुझे लग रहा है कि बबल है, अब यहाँ से टूट सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, जरूरी नहीं वो बबल हो या और भी चले, मुझे ऐसा लग रहा है। तो उस दिन मैं अच्छा खासा पैसा निकाल के, बट गोल्ड हैज़ टू बी चीपर। गोल्ड मुझे लगना चाहिए कहीं नहीं गया। जनरली ऐसा होता है, इक्विटीज़ अच्छा करती है, गोल्ड अच्छा नहीं करता है। फिर क्राइसिस आती है तो गोल्ड अच्छा करती है, इक्विटीज़ करेक्ट होते हैं। ये हमेशा ऐसा हमने देखा है। तो दे डोंट हैव गुड कोरिलेशन। तो आज की डेट में, लेकिन इस साल लास्ट ईयर हमने देखा दोनों बहुत अच्छा कर रहे थे, गोल्ड सिल्वर सब अच्छा कर रहे थे। तो आप कंफ्यूज हो नाले का, बट लकीली इक्विटीज़ में बबल नहीं था, इसलिए मैंने वहाँ से निकाला नहीं, और गोल्ड कोई चीप नहीं था तो मैंने डाला नहीं गोल्ड में। बिल्कुल नहीं। तो आई वेट फॉर अ टाइम कि जहाँ इक्विटीज़ ये हो, गोल्ड लिया हो। ऐसा होगा तो मैं अच्छा खासा निकाल के यहाँ डालूंगा। देन वेट फॉर क्राइसिस टू हैपन। क्राइसिस होगा तो ये नीचे जाएगा, ये ऊपर आएगा। करेक्ट। ये अगर ऊपर आ गया तो फिर यहाँ से बेच के ये खरीदेंगे। तो बाय लो सेल हाई, इफ यू कैन डू दिस विथ रीजनेबल अमाउंट ऑफ predictability, not accurate, reasonable, you'll still make a lot of money because you are different from the crowd. Crowd ये नहीं करी, crowd उल्टा कर रही है। crowd हमेशा वो एसेट क्लास के पीछे भागती है जो अच्छा कर चुकी है। करेक्ट करेक्ट। तो आपको को बिट करना है। क्रिप्टो करेंसी आपके हिसाब से एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है या नहीं? नहीं, मुझे फिलहाल तो समझ में भी नहीं आता है कि ये क्या चीज़ है, क्या है। मैं इसको करेंसी, अगर मैं करेंसी की तरह मानता हूँ तो अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं है। करेंसी इज सपोज टू बी यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, राइट? करेक्ट। मुझे कुछ खरीदना है, मैंने आपको क्रिप्टोज दे दिया, आपने ले लिया, तो वो एक करेंसी है। जैसे रुपया हो गया, बिल्कुल। डॉलर हो गया, तो उसको डिजिटल इन्वेस्टमेंट नहीं करेंसी मानता हूँ। इट्स नॉट एन एसेट क्लास। करेक्ट। तो बाद में लोगों ने बोला कि नहीं नहीं, ये तो एसेट क्लास है क्योंकि बहुत लिमिटेड है बिटकॉइंस। तब भी चलो एक बात समझना है, लाइक गोल्ड, ये बिटकॉइन से लिमिटेड तो चलो फिर भी उसकी वैल्यू है, चलो एक समझ में आया। फिर बाद में नई कहानी पता चली कि बिटकॉइन जैसे और हज़ारों करेंसीज हैं, राइट? डोज कॉइन है, ये फला। तो बोला यार ये क्या पागल बनती है। फिर वो लिमिट नहीं रही ना। फिर वो लिमिट कहाँ रही? जो स्कैरसिटी एंगल ला रहे थे, देखो आज लोग लैंड में क्यों पैसा डालते हैं? क्योंकि स्कैर्स है। करेक्ट। जिस दिन आप समुद्र पे घर बनाने लग जाओगे ना, लैंड की वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो आज स्कैर्स है, इसीलिए तो आप उसकी वैल्यू दे रहे हो। डायमंड, नेचुरल डायमंड स्कैर्स है, देखो आप लैब ग्रोन डायमंड्स आ गए तो उसकी वैल्यू खत्म कर दी। बिल्कुल। तो कोई भी चीज़ जो रेप्लिकेट हो सकती है फिर उसकी वैल्यू नहीं है। बिटकॉइन अकेला था तो ठीक था, वैसे हज़ारों कॉइन आ गए, तो अब मैं किस पे ट्रस्ट करूँ, कौन सा लूँ? तो मेरा सिंपल लॉजिक है, जो चीज़ मुझे समझ में नहीं आती है मैं उसको टच नहीं करूँगा। चाहे भले ही मैं उसमें रिटर्न मिस कर जाऊँ, मैं समझने की कोशिश करूँगा। उसके बाद में अगर समझ में नहीं आया तो नहीं डालूंगा। जस्ट बिकॉज दुनिया पैसे बना रही है, सब लोग बना रहे हैं, मैं उसमें नहीं फंसना चाहता। राइट पॉइंट। आप वो करो जो आपको अच्छा लगता है यार। ग्रीड की कोई एंड नहीं है, लिमिट नहीं है कि क्या रिटर्न्स बन सकते हैं। मैं तो अपना पैसा डायरेक्ट स्टॉक्स में भी नहीं डालता। मुझे मेरे यहाँ 15% मेरे बन जाते हैं, ये बने हैं अभी तक। तो मुझे लगता है कि यार मैं खुश हूँ इसमें, मुझे 20 क्यों चाहिए, 22 क्यों चाहिए? मुझे बहुत लोग आके बोलते हैं स्टार्टअप फंड में डालो, स्टार्टअप कंपनीज में का फ्यूचर बहुत अच्छा है। मैं मानता हूँ कि स्टार्टअप अच्छा है, उसके फंड में डालोगे तो है, बट मुझे ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना जो 8-10 साल लॉक इन है। स्टार्टअप में डालोगे तो लॉक इन ही है, लॉकिंग। बिल्कुल। प्लस मैं किसी और पे ट्रस्ट कर रहा हूँ, प्लस वो इतना फीस उसमें चार्ज कर लेगा, क्योंकि स्टार्टअप में डालेगा तो वो बहुत मेहनत है उसकी, बहुत है, और टैक्स भी बहुत लग जाएगा। तो अगर इतना सब कुछ करने के बाद, और अभी तक हिस्ट्री भी नहीं है उनकी, हाँ, अभी ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है, 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, तो मैं कैसे विश्वास करूँ कि ये बना के देगा? तो मैं बोलता हूँ ठीक है भाई, तुम कर लो, ट्रैक रिकॉर्ड बना लो, मैं यहाँ कर रहा हूँ। जिस दिन ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा खासा बन जाएगा और समझ में आएगा, और अगर वो कन्विंसिंग है तो वहाँ पे डालेंगे। से आई ऑलवेज से व्हेन फैक्ट्स चेंज, आई वुड लाइक टू चेंज माई ओपिनियन। अगर सच चेंज हुआ है तो आप अपना विचार भी बदलो फिर। करेक्ट है, बट देयर शुड बी अ फैक्ट। देयर शुड बी अ फैक्चुअल चेंज, डेटा विजिबल चेंज आपको आना चाहिए। करेक्ट है।
तो वो होंगे। तो ऐसा मैं नहीं हूँ कि मैं ऐसा कभी नहीं कहूँगा मैं ज़िंदगी भर क्रिप्टो में नहीं डालूंगा, मैं ज़िंदगी भर प्रॉपर्टी में नहीं कहूँगा, ये कहना गलत हो जाता है। लाइफ में सर्कमस्टेंसेस कुछ भी करवा सकते हैं। तो बी अलर्ट, कीप बी अजाइल, कि देखते रहो क्या है क्या नहीं। कुछ चीज़ें चेंज हुई है तो चेंज योर सेल्फ। अभी सिल्वर पे बहुत डिबेट हो रही है, सिल्वर को बोले एज अ न्यू गोल्ड, तो क्या सिल्वर में भी हमको अच्छे बेनिफिट्स या अच्छे रिटर्न्स देखने में? अगेन आई सेम लॉजिक, से आई विल, हम्म देखो आज से 5-7 साल 10 साल पहले मेरा था कि गोल्ड में कभी नहीं डालूंगा, ऐसा था। और मैंने डाला भी नहीं। बट अब बिकॉज यू बिकम मोर मैच्योर, यू सेड लुक ऐसी बात नहीं है कि नहीं डालना चाहिए। अगर वो इतनी सस्ती है, इतनी चीप है, तो इट इज़ वर्थ इन बाइंग दैट प्राइस। और आपको पूरी लाइफ लॉन्ग नहीं देखना है। जब वो वापस, देखो हर एसेट क्लास बबल और उसके बीच में जाती है, तो जिस दिन वो बबल लगने लगे, जब सारी दुनिया आए, तो वहाँ से निकल जाना। तो सेम वे आई वुड व्यू सिल्वर ऑल्सो। आज से 5-7 साल पहले सिल्वर में आप इन्वेस्ट भी नहीं कर सकते थे, बिल्कुल नहीं। म्यूचुअल फंड नहीं थे। अब तो सिल्वर के आ गए हैं। तो वी आर ट्रैकिंग ऑल दिस थिंग्स। जहाँ वैल्यू लगेगी, लाइफ में हर चीज़ का एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, हर आदमी की एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। मार्केट आपको उससे ज़्यादा रेट देती है या उसको कम रेट देती है। बहुत कम टाइम होती है कि मार्केट उसको इंट्रिंसिक रेट देती है, राइट। तो आज जैसे इक्विटीज़ की वैल्यू, रीजनेबल वैल्यू कोई कंपनी की 100 होनी चाहिए, तो कोई 200 में ट्रेड कर रही है, बहुत खराब होने से 50 में कर रही है। तो आपको खाली ये मिस प्राइसिंग ढूंढना है, कहाँ मिस प्राइसिंग है, और वो बाई या सेल करो, जो भी करो, तो आप पैसा बना लोगे। अभी एक टर्म बहुत है ना हाईलाइट हो रहा है, SWP, जिसको हम सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान बोलते हैं। तो हमें SIP और SWP में कैसे चूज करना चाहिए या कैसे डिवीजन करना चाहिए? नहीं, उसमें मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों लोगों को कन्फ्यूजन आ रहा है, ये क्यों है। दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग है, राम और श्याम की तरह है, रात और दिन की तरह है। बिल्कुल। दिन भर आप काम करते हो क्योंकि आप में ऊर्जा रहती है, राइट। और रात में आप आराम करते हो, खाते पीते सो खाते जाते हैं। पीते सो जाते हो। और उसको देखो, दिन भर आप एनर्जी को यूज़ करते हो और रात भर आप एनर्जी को गेन करते हो। SIP इज लाइक रात भर आप सो रहे हो, आपकी एनर्जी गेन हो रही है। SIP आपकी वेल्थ बना रही है। और जब आप, ऐसे समय आएगा जब आपको खर्च करनी पड़ेगी, तब आप SWP करो, राइट। तो SIP से एक्यूमुलेशन करते हो, SWP से डिस्ट्रीब्यूशन। जो आपने एक्यूमुलेट किया, जो पानी का घड़ा था वो भर गया, अब उसमें एक नल लगा दो, जब चाहिए पानी निकाल लो, सही है। वो SWP है। तो जब तक हमारी एक्टिव इनकम आ रही है तो SIP करते जाओ। जिस दिन एक्टिव इनकम बंद हो गई, कम हो गई, और आपको पैसे की जरूरत है, SWP चालू कर लो। दोनों चीज एक साथ बिल्कुल मत करो, नहीं करना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात है। ठीक है, बीच में आप SIP कर रहे थे, जॉब थी, जॉब नौकरी चली गई, अब आपको पैसों की जरूरत है, तो टेम्परेरी SWP चालू कर लो, राइट, बट नॉट परमानेंटली। स्टार्टअप्स के फेलियर में एक बहुत बड़ा फैक्टर आता है उनका फंड मैनेजमेंट। तो एज अ कंपनी, जब उनके पास उनके खुद के फंड्स हों या उन्होंने इन्वेस्टमेंट उठाया हो मार्केट से, तब उनको अपने फंड्स को मैनेज करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा आपके हिसाब से? देखिए, स्टार्टअप्स में जब कोई भी इन्वेस्टर पैसा डालते हैं तो उनके पास फंड्स आता है, राइट। वो 2 साल 5 साल के लिए होता है। तो उनका प्लान बहुत क्लैरिटी होना चाहिए कि ये पैसे हम कब कब करेंगे। और उनको हमेशा 2 या 3 सिनेरियो मान के चलनी चाहिए। वर्स्ट सिनेरियो क्या हो सकता है, आइडियल सिनेरियो क्या है, और बेस्ट क्या हो सकता है। तो बेस्ट की तो हमें प्लानिंग ही नहीं करनी, हो तो अपना होगा तो अच्छा ही है। आइडियल जो आज चल रहा है, अगर यूं ही चला तो हमारा कितना फंड यूज होगा, और अगर इससे आधा से आधा हो गया तो क्या हालत होगी। तो प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, राइट। प्रिपेयर, ऑलवेज बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। उसके हिसाब से आप अपना रखो, ताकि आप सर्वाइव कर पाओ। देखो, स्टार्टअप्स का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, इफ़ यू कैन सर्वाइव, यू आर अ विनर। करेक्ट। वो 5 साल विंटर निकाल लिया ना, तो यू आर अ विनर। वो अपने आप में एक जीत है। उसके बाद तो ग्रोथ भी आ जाएगी, सब आ जाएगी, सर्वाइव करना। और सर्वाइवल की सबसे बड़ा जो फ्यूल है वो मनी, मनी। राइट। तो ऑक्सीजन खत्म हो गया तो फिर क्या मतलब है। करेक्ट। तो यूज इट वेरी केयरफुली। तो उसके लिए यू कैन अगेन इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। डिवाइड कर लो कि कुछ पैसा साल भर में चाहिएगा तो डेट फंड हो गए, कुछ पैसा 2 साल 3 साल बाद चाहिएगा तो उसको हाइब्रिड, मेक इट वर्क फॉर यू। तो अगर वो प्लानिंग करोगे तो स्ट्रैटेजीज तो बन जाएगी, बट आपको क्लैरिटी होना चाहिए कि कितना पैसा 1 साल में आएगा, कितना 2 साल में, एंड दैट टू फ्रॉम
कंजर्वेटिव प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट आइडियल। मेरे स्पेंड के हिसाब से भी कि रिस्क वो कितना मैनेजमेंट कि हाँ मतलब है कि अगर 5 साल नया इन्वेस्टर नहीं आया तो भी हम चला सकते हैं। करेक्ट। बहुत सारे स्टार्टअप्स क्या होता है, अच्छे टाइम में वो ऐसा बिहेव करते हैं कि खराब टाइम कभी आएगा ही नहीं। कैश बर्न, ये वो, फ्री में पैसा आ रहा है। और जब विंटर आता है, विंटर सीजन, फंडिंग विंटर, तो पैसा ही नहीं मिलता है, तो ऑक्सीजन खत्म हो जाता है। बंद करना तो पड़ता अच्छे है से सारे। अच्छा स्टार्टअप्स कैश फ्लो मिसमैनेजमेंट की वजह से बंद हो जाता है। ये सबसे कॉमन फैक्टर है स्टार्टअप के फेलियर में, कैश मैनेजमेंट। जहाँ जहाँ गड़बड़ हुआ है वो कंपनी डाउन गई है। तो हम जैसे हमारा बिजनेस रन करते हैं तो हमारे बिजनेस में भी अच्छी अर्निंग आ रही है, हम उसकी एसआईपी भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, बट कुछ पैसा हम लिक्विड फंड में भी डालते हैं हर महीने 20%। 2-3 कारण से, एक तो अगर हमें बिजनेस एक्सपैंड करना पड़ा तो ये पैसा काम आ सकता है। दूसरा, अगर मार्केट्स बहुत ख़राब हो गए, बहुत डाउन हो गए, तो ये पैसा उस वक्त नीचे लेवल पे हम डाल सकते हैं, राइट। तीसरा, मार्केट इतना ज़्यादा ख़राब रहा कि अर्निंग्स हमारी बहुत नीचे आ गई, तो ये रिजर्व है, करेक्ट है। रिजर्व फ्यूल है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छे टाइम पे ये पैसा अच्छा अर्न नहीं करेगा, बट आप अच्छे अर्न कहीं और से कर रहे हो तो आप उसमें खुश रहो। खराब टाइम में ये आपके मतलब चमत्कारी चीज़ मिल जाएगी, तो उसको यूज़ करो। तो यू हैव टू ऑप्टिमाइज इट, राइट। तो वो प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी है। और 90% बिजनेसेस खत्म होते हैं कैश फ्लोज की वजह से, बिल्कुल, कैश फ्लो इज अ मेन। मिसमैच। करेक्ट। चाहे वो घर का बजट ले लें, चाहे हम ऑफिस का ले लें, वो कैश फ्लो मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अब कैश फ्लो मैनेजमेंट हो गया बिजनेस में, और टैक्स एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और मुझे लगता है टैक्स बचाना भी एक स्किल सेट है। आपके लिए एक अच्छी स्ट्रेटेजी बताइए जो बिजनेसेस के लिए हेल्पफुल रहेगा टैक्स बचाने के लिए। देखिए, टैक्स गवर्नमेंट बहुत सारे आपको वेज देती हैं, जेन्युइन वेज देती हैं, तो वो आपको आइडिया होना चाहिए। बट टैक्स ऐसा टेक्निकल सब्जेक्ट है जो आपको अ, खुद समझ में नहीं आएगा। आप स्टार्टअप ओनर हो, आपका दिमाग उस चीज़ में चल रहा है, प्रोडक्ट में चल रहा है, तो आपके पास ज़रूरी नहीं है, तो आपके पास को फाउंडर्स हैं जो इस चीज़ को समझते हैं, या फिर आप किसी कंसल्टेंट को हायर करो कि भाई जो भी चीज़ लेजिटिमेट है, लीगल है, मुझे वो बताओ कि मैं क्या बेनिफिट्स उठा सकता हूँ, सरकार क्या बेनिफिट्स देती है। तो वो बहुत लोग आपको गाइड करेंगे कि अगर आप ये करते हो तो आपको ये बेनिफिट है। जैसे अब अभी हमारे इंडस्ट्री में हम बहुत सारे हमारे क्लाइंट को सजेस्ट करते हैं, एनपीएस है, जैसे आप एनपीएस में पैसा डालते हो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, आप जो उनको 10% देते हो इनकम, सैलरी का, बेसिक का, वो अगर आप एम्प्लॉयज़ का एनपीएस में 10% डालते हो तो एम्प्लॉयज़ के लिए वो पूरा टैक्स फ्री है। ओके। सपोज आपकी सैलरी महीने की 1 लाख रुपए है, 12% मैं आपके बिहाफ पे कंपनी डाल रही है, तो मेरे लिए तो खर्चा है, बिल्कुल। बट आपके लिए भी जो 12,000 महीने के ना, वो आपकी इनकम में ऐड नहीं हो रहे हैं, वो आपके बिहाफ पे आपकी रिटायरमेंट फंड एनपीएस में जा रहे हैं। और 20-30 साल अगर आपने कर लिया तो टैक्स फ्री आपने इसको जोड़ लिया, अगर उस पर 10-12% का कंपाउंडिंग आ गया तो अपने आप में आपकी रिटायरमेंट वेल्थ वहीं बन जाएगी, और वो पैसों को कभी आपने देखा भी नहीं है, साइलेंटली बन रही है। तो ये भी 90% लोगों को पता ही नहीं है कि सरकार ये बेनिफिट दे रही है और हम ले भी नहीं रहे हैं। तो आज मैं मेरी कंपनी से सैलरी लेता हूँ, हम और बहुत सारे एम्प्लॉयज़, तो हम लोग अपना पैसा एनपीएस में डालते हैं, और वहाँ भी एक वो साइलेंट वेल्थ बन रही है, उसको मैं कभी देखता भी नहीं हूँ, और उसको भी मैंने लास्ट जब रिटर्न देखा 13-14% का रिटर्न आया हुआ था, विच इज़ अमेजिंग। तो ये तो एक हो गया, ऐसे और 10-15 चीज़ें हैं, अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग टैक्स बेनिफिट्स हैं। तो आप उस इंडस्ट्री के टैक्स कंसल्टेंट से पूछिए कि क्या गवर्नमेंट इंसेंटिव्स देती है, क्या बेनिफिट्स है। स्टार्टअप्स के तो और गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज बहुत सारी चीज़ें की है, बट अगर हमें पता ही नहीं तो हम कभी उसका बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे। लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, फंड मैनेजमेंट की वजह से जो हमारी फाइनेंशियल मिस्टेक्स होती हैं, जिसकी वजह से लोगों को बहुत लॉसेस झेलने पड़ते हैं। इसके अलावा भी और कोई ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आपको लगता है कि अमीर से बहुत सारे लोग हमने देखा कि जो अच्छे स्टेटस से वो डाउन लेवल पे आ गए एकदम। सो सबसे बड़ा जो रीज़न मैंने देखा वो तो ग्रीड एंड फियर है। हम कोई चीज़ हमें सक्सेस मिल जाती है तो हम और ग्रीडी हो जाते हैं, और ग्रीडी हो जाते हैं, तो वो एक रीज़न होता है। बट बहुत सारे हमने अच्छे अच्छे एक्टर्स या अच्छे अच्छे बिजनेस ओनर्स देखे हैं जो बड़ा बनने के चक्कर में फेल हुए हैं ना। उसको मैं ग्रीड नहीं बोलूँगा, क्योंकि ग्रीड एक अलग चीज़ होती है, पैसों का जो एक होता है वो ग्रीड होता है, ये नाम के लिए भी ग्रीड होता है। बट अगर आप बिजनेस ओनर हो तो रिस्क आप में इनहेरेंट है, आप लोगे। आज आपने
100 बिलियन डॉलर की कंपनी बनाए तो कल आप चाहोगे 300 बिलियन डॉलर की बनाए, तो वो तो नेचुरल और करना भी चाहिए। नहीं तो आप अगर सेटिस्फाइड हो गए तो फिर आप ग्रो करना बंद कर दोगे। बिल्कुल। राइट। और हमारे पास ह्यूमन हैज़ इनफाइनाइट पोटेंशियल, राइट, हम कहते हैं। तो आज आपने कोई एक माउंटेन पीक किया, फिर आप दूसरा माउंटेन पीक करते हो, फिर आप बोलते हो मुझे माउंट एवरेस्ट जाना है, फिर आप बोलते हो मुझे माउंट एवरेस्ट विदाउट ये जाना है। आप चैलेंजेस का लेवल बढ़ाते रहते हो और लाइफ में जीने का फन वही है। तो बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो जो बड़े बड़े बिजनेस ओनर्स हैं जो बैंकरप्ट हुए हैं, अगर उन्होंने जेन्युइन काम किया, जेन्युइन चीज़ें की और बैंकरप्ट है, तो मुझे आज भी उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत रिस्पेक्ट है। कम से कम उन्होंने वो एफर्ट्स तो लिए, रिस्क तो लिया। 90% हम लोग उनको खाली बैड माउथिंग करते हैं, देखो कितना पैसा डुबा दिया, ये कर दिया, बट हिम्मत तो की उन्होंने। हमें साइड लाइन से बोलना बहुत इजी लगता है, बट हमने वो किया नहीं है। तो मेरे अगर जिन्होंने, चाहे वो पब्लिक का पैसा हो चाहे कुछ हो, विथ राइट कॉज राइट इंटेंशन लगाया और वो वर्कआउट नहीं किया, तो आई हैव नो रिग्रेट्स। बट कहीं किसी ने फ्रॉड किया है दैट वो तो तो वो तो अपने आप फिर में गलत है, फिर देखो तो गलत। वो तो गलत है। तो मुझे रिस्क जो लोग लेते हैं, मुझे मैं हमेशा मानता हूँ कि वो सही कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया ने रिस्क लिया तभी आज इन्वेंशंस हुई हैं। किसी ने कहीं ना कहीं रिस्क लिया है, किसी ने सेफ जोन से बाहर निकला था। तो रिस्क लेना चाहिए। फेल भी होगी, गिरोगे, आपको उठना पड़ेगा, वापस करोगे एंड यू विल बाउंस बैक। तो मैं हमेशा बहुत सारे जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको कहूँगा कि आप भी लाइफ में रिस्क लो। डोंट प्ले सेफ। सोचोगे नहीं नौकरी करूँगा लाइफ में आराम से आती रहेगी। अगर आप में कोई स्किल्स है, आप में कोई स्पेशल है, आप मेहनत कर सकते हो, आप में अगर विजन है, तो यार एक चांस लेके देखो। क्या होगी, ज़्यादा से ज़्यादा फेल होगे तो वापस नौकरी पे आ जाना। लेकिन जितना डिले करोगे इस पे, उतना रिस्क लेना मुश्किल हो जाएगा। पॉइंट। मैं बहुत लकी था कि मैं 30 साल की उम्र में, और मैं लंदन में जॉब कर रहा था, वहाँ से छोड़ के आके मैंने चालू की। मैं भी रिस्क लिया था। आज लकी है कि वो रिस्क राइट प्ले आउट हो गया। शायद नहीं भी हो सकता था, बट नहीं होता तो मैं वापस जॉब में जा सकता था। ऐसी नौबत कभी नहीं आई कि आपको भीख मांगनी पड़ेगी, राइट। इतनी भगवान ने आपको स्किल्स और हाथ पांव दिए कि आप खुद कर सकते हो कुछ। तो यार एक लाइफ है, अगर आपको कोई चीज़ बहुत अच्छी लग रही है तो ले लो। जस्ट डोंट थिंक कि व्हाट सोसाइटी विल से, मैं फेल हो गया तो क्या, व्हाट अदर्स विल से। सब लोग भूल जाते हैं, तो 2 दिन बात करेंगे सब भूल जाते हैं। अगेन वही बात आपने बोला ना, 800 करोड़ लोग हैं, क्या फर्क पड़ता है। कुछ फर्क नहीं पड़ता है, राइट। और सबकी लाइफ में अपने खुद की इतनी प्रॉब्लम्स है ना, हमें लगता है लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। लोगों किसी लोगों को पड़ी नहीं है। तो डोंट थिंक अबाउट कि व्हाट अदर्स विल से। अगर आपको ये चीज़ अच्छी लग रही है, आपको पोटेंशियल लग रहा है, टेक दैट स्टेप। क्योंकि आप फेल हो जाओगे ना तो आपको 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल परेशान होगे। लेकिन जिस दिन आप डेथ बेड पे होगे ना, उस दिन आपको ये याद भी नहीं आएगा कि मैं फेल हो गया था। उस दिन आपको क्या चीज़ मालूम है खटकेगी, काश मैं ये कर लिया होता। काश मैं 20 साल की उम्र में मेरी गर्लफ्रेंड को आई लव यू बोल दिया होता, जो भी उसको गर्लफ्रेंड थी। मैंने बोला नहीं, हिचकिचाया। काश मैं उस वक्त हॉलीडे पे चला गया होता। काश मैंने ये क्रिकेट में एंट्री डाल दी होती। करेक्ट। जो नहीं किया है ना वो रिग्रेट्स आएंगे, जो किया है ना वो कभी नहीं है। वो रिग्रेट्स आएंगे नहीं आपको, वो फेलियर्स आपको याद भी नहीं रहेंगे। पॉइंट। तो इन लाइफ प्ले एन एसिमेट्रिक गेम, जिसमें अपसाइड बहुत अनलिमिटेड है, डाउनसाइड बहुत कम है। ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस नहीं चला, जॉब कर लूँगा। क्या पता अगर बिजनेस चल गया, क्या पता एक दिन इसका आईपीओ आ गया, क्या पता मैं यूनिकॉर्न बन गया, तो अपसाइड कितना बड़ा है। करेक्ट है। तो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ ह्यूमन बींग्स, बिकॉज वी हैव एब्सोल्युटली इनफाइनाइट पोटेंशियल, पॉइंट। पॉसिबिलिटीज। आपके हिसाब से ट्रू वेल्थ का एग्जैक्ट डेफिनेशन आपके हिसाब से क्या है? True wealth to me is a mixture of few things: a good healthy body, करेक्ट। healthy mind, good people around you, family and friends, right? And living a life with a sense of purpose. देखो, बहुत लोग ये भी हैं कि जो मैंने बताया सब है, गुड हेल्थ है, गुड बॉडी है, पैसे भी हैं, फैमिली है तो है। बट अगर आपने वो लाइफ किसी और के लिए भी नहीं जी है, मतलब खुद के लिए की है, सब कुछ सेंटर्ड अराउंड यू, तो ठीक है, देयर इज नथिंग रॉन्ग।
बट आई वुड से कि बिकॉज हमें ये मनुष्य जीवन मिला है और हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, हमारे देर आर मेनी अदर्स हु आर नॉट एज प्रिविलेज एज वी आर, एंड इफ वी कैन मेक अ लाइफ बेटर, आई थिंक दैट्स इवन मच बेटर लिविंग दैट लाइफ विथ लेसर प्रिविलेजेस ऑल्सो। आपके पास उतनी धन नहीं है, उतनी दौलत नहीं है, बट आपने 10 लोगों को और उठाया है। जो सबसे बड़ा जो लाइफ में हुआ है कि आपने किसी को सहारा दिया, हाथ दिया है, राइट? उससे बड़ा मेरे ख्याल से वो जो सेंस ऑफ कंफर्ट और वो है ना अचीवमेंट, आई थिंक इट इज़ बियॉन्ड ऑल ऑफ दैट। चाहे हम कितने भी लोग ले लें, महात्मा गांधी जी हैं, मदर टेरेसा हैं, बहुत लोग हैं ऐसे जिन्होंने लाइफ में दूसरों के लिए बहुत कुछ किया है। खुद के लिए देखो सभी जीते हैं, दूसरों के लिए जीना इज़ द रियल लाइफ। चाहे आपने आनंद मूवी थी, उसने लोगों को हंसना सिखा दिया, खुद अंदर इतना मुश्किल में था लेकिन फिर भी लोगों को हंसता सिखा दिया। तो आई थिंक दोज आर वेरी इंस्पिरेशनल स्टोरीज। कैन your life become an inspiration? I think that's a true wealth. आप वन इडियट का बहुत नाम लेते हैं। आपने अपने शायद एक वेबसाइट का नाम भी वन इडियट के साथ में रखा हुआ है अपने नाम से। वन इडियट ने आपकी लाइफ में क्या चेंज लाया है? बहुत चेंज लाया है। सबसे बड़ा चेंज है वन इंडिया ने ड्रीम दिया है। इससे बड़ा चेंज तो मैं मान ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत लोगों के पास सपने ही नहीं होते सोचने के लिए। तो अगर आपके पास सपने हैं सोचने के लिए, तो चैलेंजेस हैं, लाइफ है, और इतनी पावरफुल स्टोरी है वन इडियट। इट्स बेसिकली अ स्मॉल मूवी, आधे घंटे की है। और अमोल गुप्ते साहब जो डायरेक्टर, नमस्कार करता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो मूवीज़ बनाई हैं, तारे ज़मीं पर, इतनी अच्छी स्टोरी, इंस्पिरेशन। तो इसमें यही बताया कि यूथ को कि थिंक ऑफ बिकमिंग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, डोंट डिपेंड ऑन योर पेरेंट्स, डोंट डिपेंड ऑन अदर्स, राइट? एंड इट इज़ नॉट रॉकेट साइंस। तो मैं वो मूवी देखी, मुझे इंस्पायर हुआ मैं, तो मैंने सोचा कि यार मुझे ये स्टोरी खुद के लिए करनी है। मुझे भी जो एग्जैक्टली इस मूवी में देखा है वो खुद के लिए करना है, और ये ट्रू स्टोरी बनानी है, ताकि अब ये ट्रू स्टोरी करोड़ों लोगों को इंस्पायर हो सके। देखो ये मूवी 10 साल 12 साल पहले आई थी, और किसी ने नोटिस भी नहीं किया, किसी ने बात भी नहीं की। ऊपर वाले की क्या इच्छा थी कि मेरे थ्रू, जैसे मैंने बात करना शुरू किया। अच्छा, जिन्होंने इस मूवी को बनाया, जिन्होंने डायरेक्ट किया, जिन्होंने इससे जुड़े हुए, वो भी बात नहीं करते हैं, क्योंकि उन्होंने एज एक प्रोजेक्ट बनाया था, नॉट नेसेसरी दैट वाज देयर बिलीफ। समबडी सॉ एंड यू मेड दैट एज अ लाइफ मिशन। तो अब मेरे लिए तो मिशन बन गया। तो इसीलिए भी वेबसाइट का नाम वन इडियट, मेरे बैग, कपड़े, जहाँ भी है वन इडियट। तो मैंने अपना लाइफ का मिशन बना लिया। अब मैं उतनी बातें करने लगी, हर पॉडकास्ट में इसके बारे में बताता हूँ, और 50 लोगों ने ये पॉडकास्ट देख लिया, तो 50 लोग जाके वो मूवी देख रहे हैं। तो किसी ने तो वापस इसको उठाया। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि मैंने इसमें वापस जान ला दी, बिकॉज दैट मूवी इज सो गुड, सो इंस्पिरेशनल। हर बच्चे को, हर माँ बाप को बच्चों के साथ ये मूवी देखनी चाहिए। आधे घंटे की मूवी है। आप नेटफ्लिक्स में इंस्टा पे 1 घंटा रील्स में बिता देते हो यार, आराम से। राइट? बच्चों के साथ देखो, क्या पता आपकी ज़िंदगी भी बदल दे। तो बहुत इंस्पिरेशन मिला मुझे इस मूवी से, और मेरी ये इच्छा है कि लाइफ में, मेरी लाइफ टाइम में, कैन आई इंस्पायर 50 करोड़ पीपल बाय दिस मूवी, बाय दिस स्टोरी, और 50 करोड़ लोगों को इंस्पायर किया, उसमें से 1/10 भी अपनी लाइफ में कुछ फॉर्म भी इसका कर पाए और उनकी लाइफ बेटर हो जाए, तो सोचो आपने कितना बड़ा एक समाज सेवा वाला काम कर दिया। इंडिया में सबसे ज़्यादा बिलियनियर्स जो हैं वो मुंबई में रहते हैं अभी, और देन बेंगलोर और दिल्ली में। आप भी है ना मुंबई में स्टे करते हैं। मुंबई की क्या स्टोरी है? मतलब मुंबई आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या वेल्थ सेंटर है, क्या रीज़न है कि मुंबई में सबसे ज़्यादा पैसा है लोगों के पास? मुंबई में स्ट्रगल बहुत है। हम्म। मैंने बहुत कम आदमी को देखा मुंबई में आके विदाउट स्ट्रगल पैसा बनाया, बहुत कम। मतलब मैं नहीं कर सकता, बट लाइफ बहुत में कंफर्ट नहीं है वहाँ, आप ऐसे। कंफर्ट नहीं है, मतलब भाग दौड़ है, बहुत फास्ट लाइफ है, राइट? तो बट वो सिटी में कुछ पावर है। अगर आपके पास राइट विजन है, बड़ा विजन है, ऑनेस्टी है, हार्ड वर्किंग है, तो आप भी एक दिन शाहरुख खान बन सकते हो।
आपका कोई गॉडफादर होना ज़रूरी नहीं है, आपके ऊपर किसी का हाथ होना ज़रूरी नहीं है, आपको किसी का रेफरल सोर्स कुछ ज़रूरत नहीं है। विजन, हार्ड वर्किंग, इंटेग्रिटी, ये 3 चीज़। वो शहर बाकी सब दे देगा आपको। आप ज़ीरो से हीरो बन सकते हो। और मैंने कईयों को देखा है, कईयों को, मेरी खुद की भी वही स्टोरी है। और फाइनेंस फील्ड में खासकर इट इज़ ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट कि यू आर इन दैट स्पेस। ठीक है, अभी आप कंटेंट में हो, जैसे आप कंटेंट क्रिएशन हो, तो आपके लिए कहीं से भी फ़र्क नहीं पड़ता, जगह का कोई इतना नहीं है। बिल्कुल। बट मेरे को लगता है कि कई कई बार जैसे एक और कंटेंट क्रिएटर हैं जो फाइनेंस के ही काम करते हैं, तो वो बॉम्बे से हैं तो उनको सारा एक्सेस है, सारे गेस्ट लिस्ट, सारे अच्छे स्पीकर्स हैं। अभी हम नोएडा में तो हम कितनों को बुला पाएंगे वहाँ से, हर जन की अवेलेबिलिटी नहीं है। वो हाँ भी कर दे लेकिन वो अच्छा सुनेंगे कि यहाँ आना पड़ेगा, तो शायद पॉइंट है। पर जगह का फ़र्क पड़ता है तो काम फास्ट होता है। प्लस मुझे एक और अच्छा उस शहर में क्या बात लगती है, प्रोफेशनलिज्म। पीपल डोंट वैल्यू हु यू आर, पीपल वैल्यू योर प्रोफेशनलिज्म, कि आप समय का क्या वैल्यू करते हो। ये बहुत बड़ी पॉजिटिव बात है। पीपल रिस्पेक्ट टाइम लाइक एनीथिंग। हाँ, इसीलिए मैं वहाँ लोकल ट्रेन में जाता हूँ। ओके। क्योंकि लोकल ट्रेन में आपको कभी बहाना नहीं मारना पड़ेगा कि मैं ट्रैफिक की वजह से लेट हो गया। पॉइंट, सब बिग पॉइंट। राइट, इट्स अ बिग पॉइंट। वरना सबका कॉमन बहाना होता है सर ट्रैफिक था। पॉइंट। People are very professional. People don't judge you by your appearance, by which car you drive in. They don't judge you. तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। हैविंग सेड दैट, स्ट्रगल बहुत है, मेहनत बहुत है। 10, 15, 20 साल तो स्ट्रगल सबको करना पड़ता है। और जब आप इतना करते हो तो कहीं ना कहीं लॉटरी खुलती है, और आपने इतनी मेहनत की है तो लॉटरी लग भी जाती है। तो ये मैजिकल पावर मुझे मुंबई में लगा। आपने बोला इक्विटी फंड्स जो हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा आपको यूज़ करना चाहिए, और अगर आपको इमरजेंसी फंड्स रखना है या आपको शॉर्ट टर्म के लिए भी कहीं पैसा होल्ड पे डालना है जिससे आप जल्दी उसको विड्रॉ करो, तो वो लिक्विड फंड्स है। कुछ ऐसा, कोई ऐसे फंड्स बताइए या कुछ ऐसा, कोई ऐसा स्ट्रेटेजी बताइए जिसमें रिस्क थोड़ा कम हो और गेंस ज़्यादा मिल सके, मतलब। तो इन दोनों का बीच का है जिसको हम हाइब्रिड फंड्स कहते हैं। ओके। उसमें इक्विटी, डेट, गोल्ड, सबका मिश्रण भी होता है, मल्टी एसेट। तो उसमें आपको एफडी से बेटर रिटर्न मिलता है। ओके। लगभग 9, 10, 11, 12 भी आता है। 12 भी होता है। हाँ, क्योंकि इक्विटी भी है, डेट भी है, गोल्ड भी है, और वो डाइवर्सिफाइड हो गया। तो एक एसेट क्लास अच्छा करेगी, एक कम करेगी, तो आपको एक है मिक्स हो के सब। हाँ। तो जनरली लॉन्ग टर्म में एफडी को तो आराम से बीट करती है। आप एफडी में 7% है तो वहाँ 9, 10, 11, 12 जो भी है, डिपेंडिंग ऑन किस एसेट क्लास ने अच्छा किया है। तो दैट्स अ वेरी गुड कैटेगरी फॉर 90% ऑफ द पीपल, क्योंकि इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है। आपने चारों ले लिए, फंड मैनेजर अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर रहा है, ज़्यादा वॉलेटाइल भी नहीं है। अगर प्योर इक्विटी लोगे तो बहुत वॉलेटाइल है, राइट। 12 भी आ सकते हैं, 20 भी आ सकते हैं, -15 भी आ सकते हैं। 15 भी। तो ये मल्टी एसेट फंड, या जिसको हम डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड बोलते हैं, ये ऑटो पायलट फंड है। इस फंड में आप 4-5 साल के लिए डालते हैं और उसके बाद आप भूल जाइए, ओके। और कभी भी निकालना तो आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। वो फंड ऑटोमेटिकली रीबैलेंसिंग कर लेंगे। चूँकि वो फंड में रीबैलेंसिंग हो रहा है तो आपको रीबैलेंसिंग करनी है, आपको कोई टैक्स इम्प्लीकेशन नहीं है, तो आपका पैसा कंपाउंडिंग अच्छा हो रहा है। और अगर 9, 10, 11 भी आ गए लॉन्ग टर्म में तो बहुत अच्छा है, विथ लेस वॉलेटिलिटी। तो फॉर 90% ऑफ द पीपल दीज आर द गुड फंड्स टू स्टार्ट विथ। लिक्विड फंड के बाद ये फंड में डालो, उसके बाद इक्विटी फंड में जाओ, उसके बाद स्मॉल कैप में जाओ। आज तो सारी दुनिया खाली स्मॉल कैप, हाँ। सेक्टर फंड्स इसके पीछे भाग रही है। तो यू टू अंडरस्टैंड, यू टू गो लैडर बाय लैडर। First ladder is liquid fund, Yeah. then hybrid fund, Yeah. then equity fund, Yes. then small cap. Yes. Okay. That's how it is. 3 बुक्स आप रिकमेंड करिए जो आपकी फेवरेट हो, जो इंसान को फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग बनाए और उनको बहुत हेल्प करे मनी वाइज। एक तो मैं कहूँगा साइकोलॉजी ऑफ मनी, जो ऑल टाइम फेवरेट। ऑल टाइम फेवरेट है। बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज है। एक बुक मैं रेकमेंड करूँगा, विशाल खंडेलवाल की है, जो बहुत कम लोग जानते हैं। उनकी पहली बुक आई थी, अभी नई बुक आई है बाउंडलेस करके, और पहली बुक का नाम भूल रहा हूँ, बट बहुत अच्छी बुक है। इट्स अ दिस बिग बुक। मेरे ख्याल से वो बुक हर पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ पढ़नी चाहिए, फैमिली के साथ पढ़नी चाहिए। उसमें खाली इन्वेस्टमेंट के नहीं, लाइफ लेसन्स हैं।
और चूंकि मैं विशाल को पर्सनली जानता हूँ, उन्होंने 20 साल 10 साल वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करके लिखी है इन अ वेरी ऑनेस्ट वे। स्केच बुक ऑफ विजडम है उसका नाम। स्केच बुक ऑन द बेस्ट। बहुत अच्छी बुक है। वो एक बुक है जो मैं सबको बोलूँगा। और तीसरी बुक जो है वो है कि इंडिया में अगर निवेशक जो फर्स्ट टाइम पैसा डाल रहे हैं, जिनको पता नहीं कहाँ से शुरुआत करें, मोनिका आलन जी की एक किताब है लेट्स टॉक मनी। तो चाहे वो मेन हो वीमेन हो, जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं, जिनको समझना है कि मैं कहाँ डालूँ, क्या करूँ, पैसों को कैसे गोल्स में डिवाइड करूँ, बकेट्स क्या बनाऊँ, तो लेट्स टॉक मनी इज़ अ वेरी इजी बुक टू बिगिन विद। तो ये 3 बुक अगर आप पढ़ लोगे, साइकोलॉजी मनी में बहुत सारी स्टोरीज हैं अलग अलग। स्केच बुक ऑफ विजडम इज मच बियॉन्ड मनी, इट्स अबाउट लिविंग अ पर्पसफुल लाइफ एंड लर्निंग द इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग, राइट। एंड लेट्स टॉक मनी इज मोर फोकस्ड ऑन हाउ टू गेट स्टार्टेड। तो ये तीनों बुक्स आप पढ़ोगे तो आई एम श्योर इट इज़ गोइंग टू हेल्प बिग, बिकॉज मुझे ये बुक्स हेल्प की। एक लास्ट क्वेश्चन, यस। लोगों के लिए एक एडवाइस यूथ के लिए, इंडिया की यूथ के लिए, कि वो अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए फाइनेंशियली उन्हें क्या करना चाहिए, सबसे बेस्ट गोल्डन एडवाइस? माई गोल्डन एडवाइस इज, यार फर्स्ट ऑफ ऑल गेट आउट ऑफ दिस रैट रेस। ये रैट रेस में क्या होता है, आई ऑलवेज बिलीव इन द रैट रेस ओनली द रैट्स विंस। तो अगर आप खाली पैसे की होड़ में लग जाओगे, ठीक है कमाने के स्किल्स भी बता दिए, बट आपको पता ही नहीं रुकना कहाँ है, तो फिर क्या मतलब है? आपको फिनिशिंग लाइन ही नहीं पता। रैट रेस में तो कोई फिनिशिंग लाइन है ही नहीं। करेक्ट। मैं आज 100 करोड़ बना लिया, कल आप 200 करोड़ बना लिया, 500 करोड़ बना लिया, मैंने क्रिप्टो में कमाया, आपने प्रॉपर्टी में कमाया, तो हम खाली उसी जीत में एक रह जाते हैं। तो यू नीड टू नो, यू टू गेट आउट ऑफ द रैट रेस, लिव अ गुड लाइफ, राइट। ये मेंटल क्लैरिटी अगर आपको आ गई ना, तो खाली वेल्थ भी नहीं बनेगी, हेल्थ वेल्थ रिलेशन सब बन जाएंगे। नहीं तो वेल्थ तो आप बना लोगे, उस चीज़ में आप बहुत कुछ खो जाओगे। पॉइंट। मैं नहीं चाहता कि ट्रू वेल्थ इज द एडिशन ऑफ ऑल दिस थिंग्स। वेल्थ भी एक तरह की नहीं होती है ना, वेल्थ पॉइंट। 5-6 तरह की होती है। फिजिकल वेल्थ, फाइनेंशियल वेल्थ, स्पिरिचुअल वेल्थ, इमोशनल वेल्थ, राइट, सोशल वेल्थ, राइट। तो ये सारी वेल्थ अगर आपके पास है तो आप वेल्थी हो गए। अगर एक दो चीज़ में मिसिंग है तो फिर वो कंप्लीट नहीं है। तो आई थिंक आज की डेट में जो सबसे बड़ी मुझे जो डर लग रहा है, जो बड़ा एक लग रहा है, वो रैट रेस बहुत लग रहा है कि हम पैसे कमाने के चक्कर में हम जीना ही भूल गए हैं। हम बहुत ट्रांजैक्शनल, हम बहुत शॉर्ट टर्म, बहुत विजन खत्म हो गया और बहुत शॉर्ट टर्म में हम आ गए हैं। कंजर्वेटिव होते जा रहे हैं। मतलब लॉन्ग टर्म थिंकिंग भूल गए हैं हम। हमें आज करना है, बस आज के लिए जी रहे हैं, कल क्या होगा हमने देखा ही नहीं। सो आई थिंक दैट्स टू मच ऑफ एक्सट्रीम। तो लिव दिस लाइफ, आई मीन आई ऑलवेज डोंट टेक इट सो सीरियसली यार, एक ही लाइफ है। मुझे भी आज अच्छा काम करना है, सब कुछ करना है, बट आई वॉन्ट टू एंजॉय दिस ऑल्सो। तो रैट रेस से बाहर निकल जाओ, ये बहुत बड़ी चीज़ है। कहना है आसान है, करना बहुत मुश्किल है। थैंक यू सो मच गजेंद्र जी, आपने आज बहुत अच्छा टाइम दिया, बहुत अच्छी एडवाइसेस दी, एंड आई होप कि फाइनेंशियली लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। एंड कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो फिर हम कोशिश करेंगे कि हम कभी दोबारा कनेक्ट कर पाएंगे तो हम लोगों के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 100% बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, यहाँ आके। आई एम श्योर कॉन्वर्जेशन काफ़ी एक्साइटिंग था, काफ़ी रेंज ऑफ टॉपिक्स में हमने चर्चा की। बिल्कुल। और आई एम श्योर कि कहीं ना कहीं लोगों को अगर एक दो चीज़ें भी इसमें से मिल जाए तो उन्हें लगेगा कि उनका जो समय था वो वर्थ स्पेंड हुआ। तो थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू सो मच। थैंक यू।